गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हालचाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है भाई साहब? चार कैसा चल रहा है जिंदगी भाई? सब बढ़िया यार। हाँ, आज वो रह गया, स्लाइड मैप रह गया। चलो भाई, बैच भाई, ये यकीन 2.2। सर, दूसरा हफ्ता भी एंड होने को आ रहा है। दूसरा हफ्ता भी एंड होने को आ रहा है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात भाई, कल शायद डीपीपी में पहला ही क्वेश्चन था या दूसरा, और वो उसमें गलत आंसर दिया हुआ है। आप लोग बहुत सही सोच रहे थे, मुझे किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। तो भाई उस क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ दिया हुआ है। उसका आंसर गड़बड़ दिया हुआ है। जो लोग भी देख रहे, भाई अगर आप अटेम्प्ट कर रहे, कल के डीपी में डीपी नंबर शायद 8 था, तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, मैं इसको आज, हाँ, क्योंकि शुरुआत में ही बच्चे ने बोला था, देखो भाई, तुम्हारी एज अ ऑनलाइन टीचर हम लोग के पास तुम्हारी कम्युनिटी है या तुम्हारे कुछ इंस्टाग्राम पे या कहीं कहीं पर मैसेज है, वही हमें बताते हैं। तो वहां से जो मुझे पता चला, उसमें भैया पहली बार जो मुझे दिखा कि हाँ यार, एक क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ है। देखोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर 1/6 कर देते हैं, सर एएमयू की डेफिनेशन, 1 AMU की डेफिनेशन अगर 1/6 कर देते हैं, सर C12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 अगर ये कर देते हैं, तो भैया मोलर मास में क्या फर्क पड़ेगा? भाई उसका आंसर, भाई मोलर मास को देखो, मोलर मास को एक सिंपल सी बात देखना बेटा, ऐसे आपको मास ऑफ 1 एटम ऑफ, अगर मान लो कार्बन है, एक एटम कार्बन का मास कितना होता है? 12 टाइम्स MP। अगर मैं 1 मोल एटम का मास लेता हूं, 1 मोल एटम का मास लेता हूं, बेटा ये डीपी का एक क्वेश्चन था जिसमें गलत आंसर दिया हुआ है, तो 12 टाइम्स MP इंटू Na होगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -24, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इसकी वैल्यू 12 ग्राम आती है। बेटा ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ध्यान सुनना, अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन, हाँ जो, अरे तो क्वेश्चन गलत भाई, तो गलत, मैं तुमसे मना थोड़ी ना कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? तुम अच्छी बात बताओगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे किसने बोला कि सर एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट पहले करा दीजिए, ये 1/6 वाला मैंने पहले करा दिया। भाई जो अच्छी चीज है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ बच्चे AI से इमेजेस बना बना के भेज रहे हैं भाई, तो वो मतलब वो इसी बहाने रिवीजन के लिए अपना सेव कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था, आप क्वेश्चंस का PPT बना लीजिए, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो अलग अलग तरीके के हैं भाई। तुम नहीं कर रहे हो, या तुमसे लग रहा है कि नहीं सर ये चीजें, बेटा ये सब चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं। कोशिश करोगे, एप्लीकेशन पे डाउट मत करो। आपको मोलर मास बेटा पता है कब चेंज हो सकता है? मोलर मास कब चेंज हो जाएगा? जब मास ऑफ प्रोटॉन या नंबर, एवोगाड्रो नंबर चेंज होता है। मास ऑफ प्रोटॉन या एवोगाड्रो नंबर चेंज होता है, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 AMU की डेफिनेशन बेटा तुम ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये बोल सकते हो कि सर 1 AMU की वैल्यू अब कितनी हो गई? 2 MP हो गई। तो डीपीपी में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, या रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आप मेजर करने जाओगे, तो वहां पर आप क्या लिखते हो कि सर मान लो किसी का भी कार्बन कहीं लिख रहे हो, 12 टाइम्स MP डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 12 MP, तो सर ये कितना हो जाएगा? कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास पहले आपका कितना आता था? 12 आता था, अब कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सर आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हाफ हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लेकिन AMU चेंज हो जाएगा, बट मोलर मास बेटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलर मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो लोग भी इस क्वेश्चन में अटके थे, याद रखिएगा, अगर AMU की डेफिनेशन चेंज करोगे, AMU को चेंज करोगे, AMU चेंज होगा, तो बेटा आपका, सर AMU चेंज होगा तो उससे आपका बोल सकते हैं कि जो AMU का मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन में ये चेंज हो सकता है। लेकिन बेटा इससे ये नहीं होगा कि आप इसको चेंज कर दोगे, 1 मोल को चेंज नहीं कर पाओगे। डन। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, जिनका भी उसका आंसर नॉट चेंज आएगा। वो मतलब क्वेश्चन क्या था, कुछ ऐसा था कि उसमें चेंज आता है कि नहीं। रिलेटिव एटॉमिक मास हाफ हो जाता है, बट मास ऑफ 1 मोल एटम क्या रहेगा बेटा? 12 ग्राम ही रहेगा। मास ऑफ 1 मोल एटम 12 ग्राम ही रहेगा। डीपीपी डिस्कशन कर दीजिए। तो डीपीपी डिस्कशन बेटा अगर मैं करना शुरू करूंगा ना, देखो दिक्कत क्या होती है, सारा कुछ मैं ही कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत, तुम्हें लग रहा है ना भाई, मैं
मतलब वही बात है कि मैं अपने ऊपर आऊंगा तो मैं कर भी दूंगा। लेकिन भाई तुम भी अपना दिमाग लगाओ, मान लो कल क्वेश्चन गड़बड़ हुआ तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है यार ये हाफ हो सकता है। क्वेश्चन पूछने वाले ने रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा होता तो मैं बोलता कि वो हाफ हो जाएगा, बट एक मोल में तो कोई चीज चेंज नहीं हो रही, तो एक मोल में कोई चीज चेंज नहीं कर रहे तो मत चेंज करो बेटा। स्लाइड में आप ओपन है भाई, टेंशन मत लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात ये देख, तुझे अब कोई बोले सर ये कब चेंज होगा, मोलर मास कब चेंज होगा? मोलर मास चेंज होगा बेटा दो ही कंडीशन पे, या तो तुम इसको चेंज कर दो या फिर इसको चेंज कर दो। जैसे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चेंज कर दी गई है। सर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को यह कंसिडर किया गया है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को यह कंसिडर किया गया है, सर एवोगाड्रो नंबर ये एज्यूम किया गया है, तो आप बोल सकते हो कि भैया मोलर मास क्या होगा सर, तब आप बोल सकते हो कि मोलर मास विल बी चेंज्ड। क्यों? अरे भैया एवोगाड्रो नंबर चेंज कर दो, या फिर क्वेश्चन में ये लिख दे कि मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, या फिर इसी को बोल दे प्रोटॉन, या फिर इसी को बोल दे न्यूट्रॉन। अगर मास ऑफ न्यूक्लियॉन इज चेंज्ड, अगर मास ऑफ न्यूक्लियॉन को चेंज किया तो भैया आप बोल सकते हो कि मोलर मास विल बी चेंज्ड। सर मोलर मास तब क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि बेटा इसको भाई कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। डन। कुछ हाँ डीपी में कुछ गलतियां हैं तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं डीपी में अगर कुछ गलती होगी। हाँ एवोगाड्रो नंबर को कोई चेंज नहीं आता भाई, एवोगाड्रो नंबर को जनरली चेंज नहीं करते। मोलर मास बेटा तभी चेंज होगा, आप चाहो तो एक काम करो लिख भी लो यार, तुम नोट्स में ऐड करके लिख लो, नोट करके लिख भी लो कि भैया एएमयू की डेफिनेशन में चेंज करते हो तो एएमयू की वैल्यू चेंज होगी, रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा, बट एक मोल एटम का मास चेंज नहीं होगा। ये तभी चेंज हो सकता है जब आप ये चेंज कर दो या ये चेंज कर दो, या फिर कोई बोले कि सर ये 12 का नंबर चेंज कर दिया, सर 12 का नंबर चेंज कर दिया तो 12 चेंज कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार स्लाइड मैप भैया क्या दिक्कत है। चल तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस अटक जाते हैं, उसका डिस्कशन कर दीजिए। अब मैं डीपीपी का डिस्कशन चलो मैं कर भी दूं तो उसमें पता है क्या बोलेगा? आप तुमको मैं बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे तुमको पता भी नहीं है, मान लो चलो डीपी डिस्कशन मैं चलो सोच लेता हूं, मैं भी ट्राई करता हूं, कर भी दूंगा। उसमें बोलेगा सर डिटेल में डिस्कशन नहीं करते, सर फाइनल आंसर नहीं बताते, उसको इस बात पे नहीं फर्क पड़ेगा। अब वो बोलेगा नहीं फाइनल आंसर नहीं बताते, सर कैसे होगा? अरे तुमको बता दिया भाई, अब इतना तो अब दिमाग लगा कि अगर ये चेंज होगा तो ऑब्वियस है ये नंबर चेंज होगा तो भैया मास वैल्यू चेंज हो जाएगी। बोलेगा नहीं सर मजा नहीं आया डीपीपी डिस्कशन में, डीपीपी डिस्कशन क्लास की तरह काहे नहीं करते? भाई इसलिए नहीं कर रहा हूं, करने को मैं कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलोगे चलो वो भी एक चैलेंज लेके कर दूंगा, मैं निकाल लूंगा टाइम करके दे दूंगा, लेकिन उसमें भी भैया ऐसे नखरे वाले बोलेंगे सर ऐसे नहीं होता, पैसा हमने पूरा दिया है, ठीक है पूरा दिया है। मैं चलो देखता हूं अगर होगा तो मैं कर भी दूंगा, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ पहले, ठीक है। मैं मान लिया भाई ये क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, उसमें भाई तुम्हारा कल जो है मनोबल डिमोटिवेशन हो गया होगा, पहला ही क्वेश्चन था शायद, और भाई बच्चों को लगा होगा, उसके लिए सॉरी। ऑब्वियसली डीपी जब दिया गया था तो उस टाइम मैं आंसर देख नहीं रहा था कि कितना आंसर है, और इसलिए वो गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं एक काम कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं, आप आपके लिए एक काम किया जा सकता है, जैसे चलो मैं एक होमवर्क आपके लिए कर सकता हूं। मैं मंडे से अगले मंडे को क्या करूंगा, जितने भी डीपीपीस गए हैं उनके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो अब हर एक जगह एक एटम ऑफ, अब एक एटम का मास बताओ, इस क्वेश्चन को मैं कराऊं, सॉलिड लिक्विड वाला क्वेश्चन मैं ही कराऊं तो बेटा वो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मंडे को एक काम करूंगा मैं आपके लिए 1 to 10 जितने भी होंगे, अगर भाई टाइम मिला तो मैं पूरा डीपी सॉल्यूशन बना दूंगा तेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं मिल पाया तो मैं तेरे लिए जितने अच्छे क्वेश्चन है, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है कि सर वो क्वेश्चन बताइए जिसमें मास ऑफ प्रोटॉन को डबल कर देते हैं, सर डबल कर देते हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हाफ कर देते हैं, तो भाई ये तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मंडे को देखूंगा, या तो उससे पहले डीपी डिस्कशन दे दूंगा या फिर अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा मेरी तरफ से जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
भाई उसमें मत रोना कि अरे सर आपने वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर इजी क्वेश्चंस कराऊंगा, टाइम वेस्टेज होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मेरे दिमाग में था और गलत आंसर दिया हुआ इसका। मोलर मास बेटा नहीं चेंज होगा, हाँ रिलेटिव एटॉमिक मास हाफ होगी। उसमें जो क्वेश्चन था ना वो आंसर पता है किसका दे दिया, उसने रिलेटिव एटॉमिक मास का दे दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे, फटाफट लिख लिया ना जल्दी। हो गया, चलो शुरू करते। तो शुरू करते भाई, देखो कल हमने गैसियस स्टेट करा था, गैसियस स्टेट का भाई फटाफट रिवीजन खटाखट कर जा। सर ये खटाखट कर जाओ, ये डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ रहे, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा भैया सोच लो। कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, फाइनल वॉल्यूम बताओगे बेटा, खटाखट क्वेश्चन कर जाए यार। आज का केबीडी बेटा बहुत सिंपल सा केबीडी है, बहुत सिंपल सा केबीडी। डन। संडे को एग्जाम है, संडे को नहीं है 19th को है ना शायद, बड़ा वाला एग्जाम 19th को है शायद, हाँ 19th को है। 11th वाले भी यहां बैठे भाई, मत बैठे यार 11th वालों को क्या, बाबू तुम तो बाबू सोना वाला पढ़ाई करो, अभी तुम 11th में हो, इतना हाई फाई एक उल्टी कर दोगे इतना तेज पढ़ोगे तो। सर जल्दी कैसे निकालोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे बेटा याद करोगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग एक सिंपल सी चीज जानते हैं, V1T1 इज इक्वल्स टू V2T2। अब भैया वॉल्यूम कितना है 300 डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन। सर यहां V2 निकालना है, T2 कितना होगा तो 270 होगा। सर इतना तगड़ा कैलकुलेशन भाई साहब देख रहे हैं। सर वॉल्यूम क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा सर, कम होगा। आंसर ये आ जाएगा। सर एग्जाम हॉल में कोई बच्चा बैठा है तो कैलकुलेशन को कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे तो इजी कैलकुलेशन है, ये इजी कैलकुलेशन है, लेकिन इसको भी आप आसानी से कर सकते थे कि भैया टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद है, हो जाएगा, श्योर है। तो भैया अगले संडे को टेस्ट है, उसके लिए उससे पहले आपका चैप्टर हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अ सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एट एसटीपी। 2 लीटर है एसटीपी पे, सर उसका वॉल्यूम आपने डबल कर दिया। सर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, बताएंगे किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल होगा, किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल होगा। भैया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसटीपी पे आपका वॉल्यूम 2 लीटर है, आपका वॉल्यूम डबल कर दिया गया, 2 का बदले 4 कर दिया गया, टेम्परेचर कितना होगा। बेटा क्वेश्चन नहीं बन रहे उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप मतलब फेस कर रहे होंगे कि आप शायद मेरे से ट्यूनिंग फिक्स नहीं कर पा रहे होंगे, मेरी मेरी एनर्जी को या मेरे बोलने के तरीके को या मेरे पढ़ाने के तरीकों को फिक्स नहीं मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इसमें भाई अगर ये रीजन है तो मैं यही बोलूंगा कि बेटा आपका पूरा साल अभी बचा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, अदर ऑप्शंस भी हैं, पुराने ऑप्शंस भी हैं बहुत सारे। मैं देखता हूँ कुछ कुछ स्पैमर्स मतलब पेड स्पैमर्स अपना अपना प्रचार कर रहे होते हैं कि भाई इनसे पढ़ो उनसे पढ़ो, जो भी करना आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर्स बढ़िया है। पहला रीजन, ये मेजर रीजन हो सकता है, आप शायद ना बोल पा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं जिनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे उनके लिए बेटा पहला रीजन ये हो सकता है कि हम दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, मैं वो वाली बातें नहीं कर पा रहा हूँ जो आपको चाहिए होगा, तो शायद आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका बेटा ये हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं कि भाई हम जाएं और डीपीपी देखते ही टिक हो जाए, जैसे बॉटनी या जूलॉजी में हो जाता है, या जैसे अभी फिजिक्स में बेसिक मैथ चल रहा है तो वो हो जाता हो, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में बेटा आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पहली बार में हो सकता है नहीं समझ में आए, और ये आप ही के साथ नहीं हम सबके साथ हुआ है। हर एक हिस्ट्री में किसी को उठा लो, किसी के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि डे 1 पे आप पहली बार कोई क्वेश्चन पढ़े, या तो क्वेश्चन बहुत ईजी होगा तो ही हो सकता है, या फिर भैया आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक दिमाग नहीं चलाएंगे, गलत नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अब जो कोई बच्चा क्वेश्चन देखेगा और सोचे देखते टिक हो जाए, नहीं हो पाएगा। दूसरा रीजन जो होता है, प्लीज बेटा उस पर अगर आपको लगता है तो मेरी तरफ से सजेशन है, आप जितना हो सके
आप छोड़ दो इधर उधर की बातें, जितना हो सके भाई रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके ना फिर से देखो, उसके क्वेश्चंस हाथ पकड़ पकड़ के सॉल्व करो। क्योंकि बेटा अब आपसे उम्मीद की जाएगी, एसटीपी बताया जा चुका है, इसका टेम्परेचर अब आप सोचोगे सर ये आपको कैसे दिखा? बेटा मुझे ऐसा नहीं, मुझे ही दिखा, यहां पर जो क्लास में बैठा है सबको दिख रहा है। एसटीपी का मतलब टेम्परेचर 273 होता है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सर आप देख लीजिए प्रैक्टिस की कमी है। सर वॉल्यूम आपका V1 2 लीटर है, टेम्परेचर भैया कितना है 273 केल्विन है, V2 भैया 2 लीटर के बदले 4 लीटर हो गया। अब यहां पर देखेंगे जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा है ना बेटा, वो सीधा आंसर लिख देगा कि सर वॉल्यूम को डबल किया टेम्परेचर डबल हो जाएगा। जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा हुआ ऐसे भी कर लेगा, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस चलो कम है तो वो ऐसे करेगा 2/273 4/T2। सर यहां से T2 निकालोगे 273 इंटू, देखो प्रैक्टिस का डिफरेंस है। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम यहां पहुंच जाओगे, और नहीं कर रहे हो तो बेटा आप देखो। उसके बाद सर एक बच्चा ऐसे कर गया, एक बच्चा भाई चलो ऐसे करा, चलो उसने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, तीसरा बच्चा, अब कुछ लोग होंगे जो भाई जोश जोश में आके आंसर टिक मार देते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसको प्रैक्टिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बेटा आपका माइंडसेट क्या है। आप एग्जाम में जब बैठे हैं तो उस टाइम क्या सोच रहे, उस टाइम आपको अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं पता तो ये कोई टीचर नहीं करा पाएगा आपको, ये आपकी गलती से ही आपको सीखना पड़ेगा। अब कोई सोचे कि सर ये वाली गलती भी आप ही बता दीजिए, भाई साहब मैं 50 बार बताऊंगा ना तब भी तुम नहीं करोगे सही, इसीलिए बोल रहा हूं। तो प्लीज बेटा जो भी है, जिनके भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, 2 ही 3 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन मेजर रीजन मैं हो सकता हूं, ये मैं पहले एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि यार हो सकता है ना भाई कुछ लोगों को नहीं बात जम रही होगी। तो प्लीज बेटा अभी साल भर बचा है, प्लीज अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना। हो सकता है भाई हर चीज अच्छी नहीं लगती है, तो आप उससे कर सकते हो। दूसरा, अगर बेटा मेरे से ही करना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैं देखो मेरे से पूछोगे, मैं कहता हूं भाई तू अगर प्रैक्टिस करेगा ये सब कुछ भी नहीं लिखना था, ये सब कुछ भी नहीं लिखना था तुझे। वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर डबल, टेम्परेचर डबल मतलब 273 का डबल कितना होगा भाई, कैलकुलेशन दिमाग में कर ही सकते हो, 546 केल्विन। 546 केल्विन, सर केल्विन में देख लो 546 नहीं है, डिग्री सेल्सियस देखा, अच्छा हाँ 546 डिग्री सेल्सियस, कोई कैलकुलेशन नहीं, देखो टिक मार के आ जाओ। तुम्हारी मर्जी है बेटा, आप किस तरह से एग्जाम में बैठते हो वो सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जैसे अब देखोगे इस क्लास में, ये देखो, अब ये देखो, ये देख रहे हो बेटा डी वाले लोग, तो ये थोड़ी ना ये बोलेंगे पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये अपनी गलती मोटी किताब से मारते हैं बेटा खुद को। ये मुझे खुद को बहुत प्राउड होता है, मैं तुमसे बार बोल रहा हूं, मुझे भाई तुम्हारी सक्सेस अनसक्सेस से लास्ट में फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मेहनत देखना चाहता हूं। मेहनत तुम करोगे तो मुझे उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम में से जिसने मेहनत कर रहा है मुझे बताया कि सर डीपी में गलती, मैं एक्सेप्ट करता हूं ना। एक दिन याद है एसआई यूनिट्स का डेफिनेशन मैंने गलत पढ़ा दिया, मैंने एक्सेप्ट किया ना कि हाँ गलती हो गई यार, मैं सही कर लूंगा। मैं गलतियां मान लो मैं ही कोई सी क्वेश्चन में गलत करूंगा तो मैं बोलूंगा सॉरी, हाँ बेटा सॉरी बेटा मैं गलती कर गया। मैं टीचर होकर सॉरी बोल सकता हूं, मैं भगवान नहीं हूं भाई। तुम बच्चे हो भाई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे टेम्परेचर कैसे आ गया, अच्छा 2 लीटर, यार ऐसे कैसे हो रहा है, बताओ हम इतना मेहनत से 546 निकाले, ये गलत बेटा नहीं होगा, इस तरह से नहीं सोच सकते आप। 2 हफ्ते होने को है, प्लीज अपने अंदर चेंजेस लाइए। जो लोग देख सकते करेक्ट गैस इक्वेशन क्या है, अब इस क्वेश्चन को देखो, बस ये जंबलिंग किया जा रहा है तुम्हारे साथ, जिनको भी दिख रहा है जंबलिंग कर रहे हैं, जल्दी क्या होगा, क्या होगा करेक्ट गैस इक्वेशन क्या, इस क्वेश्चन में क्या दम है, कुछ भी नहीं। लेकिन भाई साहब देखना इसमें भी गलतियां होंगी, इसमें भी गलतियां होंगी, इसमें भी गलतियां होंगी। आप देख लो इसमें भी गलतियां होंगी। अगर आप करेक्ट गैस इक्वेशन आप देखोगे, मैंने पढ़ाया कुछ और पूछा कुछ और, अब भैया दिमाग लगाना पड़ेगा। करेक्ट गैस इक्वेशन कौन सी है सर, अब जैसे एग्जाम में बैठे हैं तो भैया तुम एक सिंपल चीज जानते हो, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई होता है, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई होता है, प्रेशर और वॉल्यूम देखो यहां पर और यहां पर, तो यहां पर रुक जाओ। अब देखो T1 और T2 बेटा एक साथ नहीं हो सकते ना, एक साथ नहीं हो सकते, तो देख लो सर एग्जाम हॉल में ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप क्वेश्चंस को या चीजों को रिलेट करोगे। देखो परसेंटेज अच्छी हो गई तो इसका मतलब क्या है, क्लास में भैया कंपटीशन है,
आप फील कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आपकी मजबूरी हो जाएगी। बेटा कोशिश करिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके फॉलो करते हैं, याद करो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके लिए फॉलो करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर अब ये क्वेश्चन ये सब कोई कर देगा, मैं दूंगा ही नहीं इसमें पोल, इसमें तो पोल सब कोई कर देगा। इस क्वेश्चन को करो, 30 सेकंड दे रहा हूं। जल्दी। सर अब इसमें तो क्या कर, अरे भैया कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज है ये। सर कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट कितना दिया है 10 ग्राम, तो इधर भी कितना होना चाहिए 10 ग्राम। ये कितना है 5.6 ग्राम, तो ये कितना होगा 10 में से कर लो सर, ये देख लो। अब सर कैलकुलेशन, बेटा ये सब कैलकुलेशन थोड़ा ही ना है। अब कोई सोचे ना सर, तुमको मैं कुछ लोग बच्चों से बात भी कर रहा था, भाई तुम सोच रहे हो कि डीपीपी करते टाइम मेरी आवाज सुनाई दे, तुम्हें लगता है कि अरे सर जैसे आप यहां क्वेश्चन में हिंट देते हो वैसे डीपीपी में हिंट दे दिया करो। जब बेटा यही आदत गलत हो जाएगी आपके लिए, तभी आप एग्जाम में जाओगे बोलोगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, और एग्जाम में जैसे अकेले बैठोगे ना सोच ही नहीं पाओगे। अब ये सोचना बेटा तुम्ही का तुम्हारा काम है, इसको ट्राई कर। सर कैसे पता चला? अरे भाई सीधी सी बात है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, मैं उसको यूज करूंगा। अब कहेगा थोड़ी ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करो, कोई बोलने नहीं आएगा। सर वाटर है, परसेंटेज ऑफ वाटर हाइड्रोजन इन H2O2, सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको तू देखेगा, तुमको देख के पता चल रहा है कि इसमें कौन सा लॉ लगता है, किसमें कौन सा लॉ लगता है, बताओ। इसमें कल ही पढ़ा है ना, कल क्लास किया है आप लोगों ने, भाई बताइए इसमें कौन सा लॉ लगा है। सर आपको परसेंटेज कैलकुलेट भी नहीं करना, आप सिंपल सा समझ गए कि दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, तो वो कौन से लॉ को फॉलो करता है। भैया जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन डाल्टन ने दिया हुआ था, ये भैया रिएक्शन में लगता है, ये ट्रायंगल में लगता है, ये गैस गेलुजाक्स लॉ होता है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने ही नहीं जाऊंगा मैं, मुझे देखा आंसर टिक मार के आ गया, देख लो, देखा आंसर टिक मार के आ गया मैं, ठीक है। तो भाई प्लीज अपने अंदर ये छोटा छोटा चेंज लेके आओ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पहचानो। देखो तुमको कैसा क्वेश्चन दिया है, पहचानो। 60 सेकंड दे रहा हूं, पहचानो कहां लग रहा है, कहां कहां। अब फॉर्मूला सर नहीं आता बेटा, 11th 12th पास हैं आप लोग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं लिख भी देता हूं, लेकिन इतना बेसिक सा फॉर्मूला आपसे उम्मीद भी की जाएगी, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। कहां पर ये लग रहा है, किधर है मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन के लिए क्या करना होता है कि सर दो एलिमेंट हो और आपस में एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो। यहां देख लो कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। यहां देख लो, अब कोई बोले सर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सेम है, इसका मतलब बेटा आपको आइसोटोप आता ही नहीं। फिर अगर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सेम है तो फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है, फिर तो आपके लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी सेम हो जाएगा। नहीं, ये तो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं बेटा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम अलग अलग, ऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां CH3 CD3 अलग अलग काउंट होता है, KBr KCl। सर दो एलिमेंट कंबाइन करने चाहिए और उनके एक से ज्यादा कंपाउंड्स होने चाहिए, वहां पर लगता है मल्टीपल प्रपोर्शन। तो भैया अब ये चीज पहचानना पड़ेगा, कोशिश कर। सर अब तुमको चाहिए सर एक घर पे बैठे बैठे ये चाहिए, नहीं मिलेगा हिंट, तुमको ये हिंट नहीं मिलने वाला, प्लीज बेटा कोशिश करना, ठीक है ना। अब बस दूसरा हफ्ता है, अगले मतलब कल स्टोइकोमेट्री चालू हो जाएगा, आज ही या कल स्टोइकोमेट्री चालू हो जाएगा, उसके बाद मैं एज ए टीचर ही बोल दूंगा कि बेटा वो रहने दो, क्योंकि स्टोइकोमेट्री कराऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कराऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में नॉर्मेलिटी आएगी, रिडॉक्स आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, एक साथ एक फ्लो में। अगले हफ्ते और अगले हफ्ते के बीच में जिंदगी पूरी बदल जाएगी। 2 हफ्ते आपको बहुत पैम्पर कर दिया गया है, प्लीज उस पैम्परिंग का फायदा मत उठाओ, आराम से अच्छे क्वेश्चंस बेटा देख लो, सीखो, और इसको सीख लो, अभी सीख लो, ज्यादा अच्छा है। सर अब इस क्वेश्चन को देखो, एवोगाड्रोस लॉ क्या था, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या थी। सर एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या थी, सर ये गेलुजाक्स था, ये तो गेलुजाक्स था ना, गैसेस आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये तो सिलेबस में था भी नहीं, तो सर दोनों में से डिसाइड कर लो, सर ये होगा। अब ऐसा क्वेश्चन पढ़ने में क्या टाइम देना है बाबू, आंखें हैं तेजी से पढ़ सकते हैं,
हाँ, जो हिंदी मीडियम का उसको हो सकता है दिक्कत आए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए कल मैंने ट्रिक बताई थी कि भैया आपको ट्रायंगल बनाना है, तीन एलिमेंट्स के तीन अलग अलग कंपाउंड्स दो के कॉम्बिनेशन में बना के देखिए। बेटा बना के देख लो किस केस में तुम्हारा क्या फॉलो हो रहा है, किस केस में ट्रायंगल बन रहा है, वहीं पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा, वहीं पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा। सर देखिएगा जल्दी, किस केस में लगेगा बताओ। सर यहां पर देखेंगे किस केस में, अब यहां पर ट्रायंगल, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है बेटा, ये हो ही नहीं सकता। यहां पर एक एक दो तीन चार, मतलब चार एलिमेंट्स हो गए, चार एलिमेंट्स में ट्रायंगल बनता ही नहीं है। सर यहां देखो का फॉस्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सर फॉस्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सर इसका कंपाउंड तो बना दिया आपने, बहुत बढ़िया। इसका कंपाउंड देखिए, एक नहीं दो दो बना दिए आपने, इसके दो दो बना दिए। सर इसका तो है ही नहीं, ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं हुआ। सर यहां देखिएगा कार्बन सल्फर ऑक्सीजन, सर आपने इसका कंपाउंड बना दिया, इसका कंपाउंड बना दिया और इसका कंपाउंड बना दिया। सर जहां ये कंपाउंड बन गया, सर ये क्या बनाएगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। अब एग्जाम में बैठ के इतना शांति से आप सोच पाइए, इसको बोलते हैं कि हाँ सर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, डन। हाँ तो भैया इतना शांति से आप सोच पाए, नहीं तो हड़बड़ी में हाँ ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, फिर आपने सही से रिवीजन नहीं किया। अगर आपको ट्रायंगल वाला रूल याद है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए ट्रायंगल लगा दो, चलो अब इस क्वेश्चन करो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है बेटा, देखो और बताओ, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए अगर आप चीजों को रिलेट कर रहे तो। कैसे करोगे, कैसे होगा। सर क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, कुछ भी नहीं है। क्या ये है, नहीं सर, ये है नहीं सर। दो एलिमेंट, दो से ज्यादा कंपाउंड, स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड, सर ये दोनों को देख लीजिए। सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सर आप यहां पर पेन भी नहीं उठा रहे, सीधा सीधा आंसर निकाल के दे रहे, देख लो तुम्हारी क्लास में। सर परसेंटेज देख लो, यहां पर कौन सा लॉ है जिसमें एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन बाय वेट। साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन कोई पूछेगा, साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन कोई पूछेगा तो बेटा ये रहा। आपको सब टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है अगले साल भैया आपको ये मैच द कॉलम करने को दे दे, कौन सा लॉ किसने दिया था। एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, बता सको कहां पर एग्जैक्टली। सर लेवाइजर ने क्या दिया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। सर डाल्टन ने क्या दिया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन। एवोगाड्रो ने क्या दिया था, इक्वल मोल्स कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल। ये प्राउस चचा थे जिन्होंने बोला था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, जेम्स प्राउस नाम था इनका, भाई जे प्राउस करके याद रखो, सर आंसर आ जाएगा। देख लो कुछ लोगों ने लेवाइजर मार दिया है, सर हो पाएगा, श्योर है। तो भैया देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। अब यहां पर बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स, ये किसने दिया है, तो ये बात तो अब सबको पता चल गई, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो ने। बाकी आपको बर्जीलियस कहा था, बर्जीलियस भैया जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। गेलुजाक्स भैया हर जगह था, गेलुजाक्स लॉ गैस के लिए था, गैसेस से इसको ज्यादा प्यार था, मतलब नाम पे मत जाना भाई गेलुजाक्स पे। डाल्टन चचा तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी अभी आने वाली है, ठीक है। तो भैया देख लो तुम्हारे पास एवोगाड्रो आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा सा यहां पर गड़बड़, ये देख लो, ये देखो ये लॉ किसको कंबाइन कर रहा है। यहां पर देखो सामने वाले ने CO और CO2 दोनों दे दिया, प्लस रिएक्शन का मास भी दिया है, मतलब ये मल्टीपल प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सामने वाला किसको फॉलो कर रहा है, दोनों को फॉलो कर रहा है, पक्का हो जाएगा, श्योर है। तो बस भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब तुमको यही सब क्वेश्चन डीपीपी में दिख जाए, अब बोलो सर ऐसा क्वेश्चन कहां कराए, चल इसका आंसर बताना, ऐसा क्वेश्चन कहां कराए। ये सब हाँ डीपीपी में दे देते हैं, दिमाग ही नहीं चलता, ऐसा क्वेश्चन हम कहां कराए बताओ तो। ये कहां गेलुजाक्स लॉ किधर वैलिड नहीं होगा बताओ मुझे,
गेलुजाक्स लॉ की बात कहां हुई थी? गैसेस के केस में। तो भैया एक बात बता, ये गैस है यहां वैलिड है, ये गैस है यहां वैलिड है, ये गैस है यहां वैलिड है, बट सॉलिड में थोड़ी ना लगेगा, सॉलिड में नहीं लगेगा। गेलुजाक्स लॉ सॉलिड पे नहीं फॉलो होगा, तो गेलुजाक्स लॉ इस पे नहीं लगेगा। लेकिन सर आप ऐसे लिखवाए थोड़ी ने थे, ये सब क्वेश्चन तो आप नहीं, बेटा इसको बोलते, जब आप प्रैक्टिस करते हो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बोलते हैं। आपको इतना दिमाग लाना पड़े, सर ने गैसेस की बात करी थी तो सॉलिड में कैसे गेलुजाक्स लॉ लगा दूं मैं? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा कोई बोले नहीं सर आप पूरा थ्योरी क्यों नहीं, अरे भैया ये थ्योरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं बेटा आपके लिए, ये एप्लीकेशंस हैं आपके लिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हो गए। अब आते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स में। आज अपने पास एनसीईआरटी के मतलब हम लोग होमवर्क में लिखेंगे भी कि आज कहां से कहां तक एनसीईआरटी फिर से पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चंस कर जाने हैं एनसीईआरटी। साथ साथ में मतलब नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को अपना चैप्टर एंड होगा, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे जब चैप्टर एंड होगा उससे पहले आपके मेरे साथ साथ आपका एनसीईआरटी, जो लोग मॉड्यूल जानते हैं जिनका मॉड्यूल है, मॉड्यूल साथ में खत्म करना है। वेडनेसडे इवनिंग तक आपके पास नीट के पीवाईक्यूज इस चैप्टर के आ जाएंगे, वो अटेम्प्ट करने। मोटी किताब सीरीज मैंने प्रॉमिस किया है वो आपको मैं दे दूंगा। डीपीपी के जो अच्छे क्वेश्चन हैं अगर होता है तो मैं देखता हूं कहां से, मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं वो सारे के सारे एक साथ रिकॉर्ड करके भी दे सकता हूं या क्लास में करा दूंगा। ठीक है, 10 क्वेश्चंस में जितने भी आपके 5-7 जितने भी सही हो रहे हैं, सोचो ना आपकी क्लास में ऐसे ही बच्चे हैं बेटा, तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ो बस ये हफ्ता, बस इसके बाद बेटा सच बता रहा हूं ये बैच आपके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद यकीन 3.0 का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, या पिछले साल के यकीन से देखना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं तो भाई तुम्हारे इस बैच में मैं खुद उतना एआई यूज नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ भाई साहब इस बैच में देखो बच्चे भाई सारे के सारे, एक ने आज मैं शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप पे, एक ने सोचो जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री उसको इतना अच्छा बना दिया उसने एआई से, थोड़ा पॉइंट वाइज में ब्रेक कर दिया है, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा रिवीजन करने के लिए काम आएगा, उसने एक एक चीज अच्छी कर रखी है, तो भाई इसका यूज करो। सोचो अपनी क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं, तो थोड़ा मेहनत करो, बढ़ाओ आगे, ठीक है ना यार। रिजल्ट प्यारा लगता है, हम सबको प्यारा लगता है, मेहनत करनी है भाई। प्लीज बेटा बुरा मत मानना, जिनको भी भाई जो भी किसी के फैन हो भाई बुरा मत मानना प्लीज, थोड़ा सा फोकस करो, मेंटेन करते हैं तुम्हारे साथ साथ, जो तुमको चाहिए सब मिलेगा। लेकिन हाँ मेहनत करो भाई, मेहनत नहीं करोगे और खाली ऐसे हवा में बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो आप डाल्टन चचा की बात करते हैं। डाल्टन चचा ने सारे गैसियस लॉज, जब लॉज आ रहे थे ना तो डाल्टन के टाइम पे 3 लॉज आ चुके थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ चुका था, लॉ ऑफ भाई कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ चुका था, और इन्होंने खुद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दे दिया था। तो डाल्टन चचा भाई साहब पहले आए थे, गैड्रो बहुत बाद में आए थे। तो डाल्टन चचा का एटॉमिक थ्योरी प्लीज ध्यान सुनना क्या था उनके पास। डाल्टन चचा का एटॉमिक थ्योरी क्या था, ध्यान सुनना बेटा। और जो लोग साथ में नोट्स बनाते हैं बेटा, साथ साथ में 2 लाइन लिखनी है, 2-2 लाइन लिखना है। एग्जाम्पल मैं देता जाऊंगा, साथ साथ में बताते जाइएगा। डाल्टन चचा ने एक सिंपल सी बात बोली उस टाइम पर कि भाई मैटर जो है वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका नाम बोलते हैं हम लोग एटम्स। भैया ये महर्षि कर्नाड ने बहुत पहले बोल दिया था, बट इंग्लिश में इन्होंने ये बात बोली और हम सबको बहुत अच्छा लगा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। भाई साथ साथ में लिखते चलना, ठीक है, साथ साथ में लिखते चलना कि भाई मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। एटम से मिलकर बना होता है। सर ये बात आज के टाइम पर आपको ही पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। आज के टाइम पर 8 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो, प्रोटीनो सब होते हैं अंदर। तो भैया एटम्स के अंदर आज के टाइम बहुत सारे पार्टिकल्स, ये ठीक है उसकी ड्रॉबैक है। लेकिन बेटा ये देखना सेकंड पॉइंट, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ऑक्सीजन के एटम को देखोगे, अगर ऑक्सीजन का एटम ये लिखा है तो ये दोनों एटम्स की प्रॉपर्टी, चाहे वो रिएक्टिविटी हो, चाहे साइज हो, चाहे मास हो, चाहे शेप हो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? आइडेंटिकल। अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो भैया उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। आज के टाइम पर तुम इन पे हंस सकते हो, क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि सर ऑक्सीजन का आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन याद रखिएगा उस टाइम पर इनको आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। इसीलिए मैं एग्जांपल में ये लिख रहा हूं कि इनका कहना यह था कि सेम एलिमेंट है, ध्यान सुनना अपने पास, सेम एलिमेंट है तो उनके भैया आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगे। सर उस टाइम आइसोटोप्स नहीं पता था, नहीं पता था भाई, लेकिन उस टाइम पर 1808 में सोच रहे हो ये सब बात करना। सर साथ साथ में लिखते चल रहा बेटा, एग्जांपल आपके बगल में है कि भैया सेम एटम का है, सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। मतलब अगर आप कार्बन का एटम देखेंगे तो उसका मास अलग होगा, नाइट्रोजन का एटम देखेंगे तो उसका मास अलग होगा, ऑक्सीजन के एटम्स देखेंगे उसका मास, उसका साइज सब कुछ अलग होगा।
डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मासेस एंड दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। साथ साथ में लिखते चलो, साथ साथ में लिखते चलो। जिनका भी मॉड्यूल नहीं आया भाई, एक दूसरे को मॉड्यूल का, हाँ कम्युनिटी पे इतनी फालतू की बातें करते रहते हो, मॉड्यूल का एक दो पेज हाँ फोटो खींच के डाल सकते हो, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। बस बेटा किसी के, हाँ किसी को भी कोई पैसा मत देना और किसी का भी फालतू की चीजों में मत उलझना, ठीक है। बस दो ही चीजों से बच के रहना बैच के अंदर, कोई बहुत ज्यादा दोस्ती करे तो ही बच के रहना, क्योंकि वो दोस्ती खतरनाक हो सकती है। हाँ ये देखना सर क्या बोल रहा हूं मैं, अब ये तीनों पार्ट बहुत बेसिक सी चीज है, आज के टाइम पर आपको ही पता है कि भाई साहब ये बहुत बड़ी बात थी नहीं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बट डाल्टन चचा ने ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन लिखी है ना, when atoms of same or different elements combine together to form compounds, they combine in a fixed ratio, a simple whole number ratio। ये बात तुम बता सकते हो, ये बात तुम बता सकते हो कि जो फिक्स्ड रेशियो होता है, ये कौन सा लॉ की बात कर रहे, ये कौन से लॉ की बात कर रहे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या? ये जो लाइन लिखी है सर, ये क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है कि भैया फिक्स रेशियो होता है? तो याद रखिएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंक्लूडेड था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 वाले में, ध्यान से देखिएगा। ये लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये पॉइंटर्स मिल जाएंगे। ये भैया जो लाइन लिखी गई है, हो सकता है इसी स्टेटमेंट को उठा के पूछ लिया जाए। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ने इस स्टेटमेंट को उठा के डाल्टन ने अपने उसमें डाल दिया एटॉमिक थ्योरी में, कि जब एटम सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते तो ऑलवेज कंबाइन अ फिक्स्ड रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो होल नंबर रेशियो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट वाली चीज को हमने रिलेट कर लिया। देख ले, हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो भैया देख लेना, देख लेना, टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, दे कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट। कर सकते सर, आप देख लीजिएगा। इनकी हम ड्रॉबैक भी बात करेंगे, लेकिन प्लीज उससे पहले देख लो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर दिया था। जो लोग साथ में लिख रहे बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखेंगे, जो लोग नोट साथ में बना रहे हैं। अगला स्टेटमेंट याद सुनना, ये देखना, ये देख, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स, सर एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। बेटा ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये डाल्टन चाचा अपना ही लॉ नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या बाबू? देखना तो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है क्या, कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। बेटा ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन हो रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था? खुद डाल्टन चाचा ने खुद ही दिया था। तो अपना लॉ भी चिपका गए, अपनी एटॉमिक थ्योरी में अपना लॉ भी चिपका गए। स्टेटमेंट देख लेना। एंड द सिक्स्थ वन, सर यहां पर जो आंसर क्वेश्चन आया है सर, ये देखिएगा, एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड। बेटा ये किस लॉ को कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि आप एटम कंजर्व करते हो, या फिर उसी को हम बोल देते हैं कि भैया एटम कंजर्व मतलब मास कंजर्व। सर ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ये 6 पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, उसको ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में जो 6 पॉइंट्स मिलेंगे, ये प्लीज याद रखिएगा। मैंने साथ साथ में लिख भी दिया है कौन से लॉ को कहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ड्रॉबैक हम सबको दिख रहा है। ड्रॉबैक क्या है? कि एटम आज के टाइम पे डिविजिबल है। एटम्स सेम एलिमेंट के भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एटम्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा, डन, श्योर हो? ध्यान से देखना। अगर लिमिटेशन की बात करेंगे तो लिमिटेशन क्या है? सर सीधी सी बात है, इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल को नहीं लिया था।
तो बेटा जिनको आपको लिमिटेशन देखोगे बहुत सिंपल सी बात है कि उस टाइम पर उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं किया था। अब पूरा मत लिखना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक लिख दो सीधा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसीडर नहीं किया था। एक एक लाइन में लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्होंने किसको कंसीडर नहीं किया, आइसोटोप्स को। इन्होंने किसको कंसीडर नहीं किया, आइसोबार्स को। इन्होंने आज के टाइम पर यह बात भी भूल गए कि बेटा आप नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बना सकते हो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि भैया आज के टाइम पर होल नंबर रेशियो ही कंबाइन करे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं साइंस आगे चलता जा रहा है। तो बेटा एक एक लाइन है, सर इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं किया था। सर डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स, डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार। इन्होंने भैया सर सिंपल होल नंबर रेशियो बोला था, बट आज के टाइम पर नहीं होता है। और इन्होंने किसको, एलोट्रॉप्स को भी क्या किया था, कंसिडर नहीं किया था। डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स आपको ही पता है, एलोट्रॉप्स क्या है कि भैया आज के टाइम पर ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों अलग होते हैं। तो उस टाइम पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आप एलोट्रॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनके हिसाब से दोनों कार्बन के एटम है सिमिलर टाइप के होंगे, बट सिमिलर नहीं होते। कार्बन के एटम्स ग्रेफाइट में अलग बॉन्डिंग में होते हैं, डायमंड में अलग बॉन्डिंग में होते हैं। तो भैया ये छोटे से 5 पॉइंटर्स हैं। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, बेटा बैकलॉग कंप्लीट करने का 2 ही तरीका है। या तो अगर आपका बेसिक्स आता है तो आप जाके यूट्यूब पे वन शॉट देख लो, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो उनका वन शॉट होगा, वहां से देख लो। दूसरा तरीका यह है कि कान में ईयरफोन ठूसो, एक दिन बैठ जाओ डेडिकेशन के साथ, एक टारगेट लो कि आज फिजिक्स का बैकलॉग खत्म करेंगे। बेटा आपको नेटफ्लिक्स टाइप ही देखना है, बस नोट्स को क्या करना है, जो साथ में जैसे क्वेश्चन जो करा जा रहा है उसको हाथ से लिख के कीजिए। बाकी ये सारी थ्योरी पीडीएफ आप चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। इन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है, यूट्यूब पे जाएंगे बहुत सारे बच्चे ने बना रखा है, इन्वर्ट करके आप प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है, और आप बस साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। इन्वर्ट करके आजकल ना मैंने एक देखा था एक बच्चे का यूट्यूब वीडियो, उसने क्या किया था कि बड़ा अच्छा सॉल्यूशन बनाया था। एक पेज पे 4 स्लाइड्स आ रही थी, वो यूट्यूब पे है, नाम भूल गया उस बच्चे का, देखो कुछ यूट्यूबर्स भी काम के होते हैं। एक पेज पे 4 स्लाइड्स आ रही थी, तो उसने क्या किया, एक पेज पे 4, अगले पेज पे सर बैक पे देखा तो 4 बना रखा था। सर ये देख लो 5 6 7 8, एक पेज पे 8 स्लाइड्स उसने प्रिंट आउट ले रखा था। और बैकलॉग खत्म करने का बेस्ट तरीका मुझे वो भी लगा। तो जो लोग कर सकते, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। एलोट्रॉप्स बेटा उसको बोलते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन है, तो कार्बन बेटा 3 एलोट्रॉप्स में डिपेंड करता है ना। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन आज के टाइम पर फुलरीन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो बेटा ग्रेफाइट में बॉन्डिंग अलग होती है, ये सेम एटम नहीं होता, सेम टाइप के नहीं होते, ये अलग एग्जिस्ट करता है, ये अलग एग्जिस्ट करता है, फुलरीन अलग एग्जिस्ट करता है, ये फुटबॉल टाइप होता है, ये भैया डायमंड अपने पास टेट्राहेड्रल होता है, ये क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो तीनों की अलग अलग बॉन्डिंग होती है। ये बात डायमंड ग्रेफाइट वाली बात डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो बस बेटा ध्यान सुनिएगा, हो जाएगा। गुड गुड गुड। नोट्स में लिखना, देखो हर एक के पास, देखो हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन, हर एक के पढ़ने का स्पीड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं एक सजेशन दे रहा हूं, जिसकी भी जैसी आपकी लगती है आप वो करें। मुझे वो अच्छा लगा, मतलब यूट्यूब पे चैनल नाम भूल गया मैं, बट उसमें उस बच्चे ने बहुत सही बैकलॉग खत्म किया है, 1 महीने का बैकलॉग खत्म कर रखा है। वो पिछले साल की वीडियो है, शायद 1-2 साल पुरानी है। तो उसमें मुझे दिखाया था, मतलब दिख रहा था कि बड़ा अच्छा उसने प्रिंट आउट ले रखा है और कर रखा है, ठीक है। चलो, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा एनसीईआरटी में है, तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चंस आते हैं, 2025 में आया था, 2027 में आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप सब लोग बता सकते हैं कि सर आपके पास ये छोटा सा क्वेश्चन, आप सब लोग आंसर दे सकते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड ना बोल के हम नॉर्मल बोल सकते, क्या होगा इसका आंसर? सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ना बोल के हम इसको नॉर्मल अगर बोलना चाहें तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? सर ये देख लो, एटम्स ऑफ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। पहला स्टेटमेंट गड़बड़, एग्जाम में खट। सर दूसरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सही लिखा है, तो बी सही आंसर है, बी सही आंसर है, बस हो गया। सर पहला 2 में ही आंसर निकल गया। तुमको मैं
देखो भाई, बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूं सर। सीई पढ़ूं कि ना पढ़ूं, छोड़ दो, तुम सीई मत पढ़ो। तुम पहले एग्जाम में जब बैठोगे तो अपना टाइम बचाओ। सर दो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते, कितने होते हैं? तीन होते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सही दिया है। अब भैया देख लो, ऑल द आइसोटोप सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इंडिविजुअल मानता था, यस इंडिविजुअल। बीसी डन। एग्जाम में ऐसे करना है, एग्जाम में ऐसे करना है। पर क्वेश्चन लिखने पे मत फोकस कीजिए। सर बताइएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एजम्पशन था या पोस्टुलेट था? इनकरेक्ट थ्योरी क्या है इसमें, बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन की मास -9.1। ओह माय गॉड, मेरी क्लास में भूतिया लोग, हाँ भूतिया भी भाई साहब मास आ रहा है, बताओ तो। समझ रहा है? भूतिया मास -9.1 सर, इलेक्ट्रॉन का मास। ये लग रहा है कुछ ज्यादा ही कल जोर से पिट गया, दिमाग हिल गया इसका। चार्ज बेटा निगेटिव होता है, मास भी निगेटिव हो गया है। अलग अलग से लोग हैं भाई, अलग अलग से लोग। बोला सर क्या इसमें कौन सा होगा? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। सर ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सर गिवन एलिमेंट के सारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ठीक थे। कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स आर डिफरेंट इन एनी रेशियो। नहीं बेटा, इन एनी रेशियो नहीं, इन अ फिक्स्ड रेशियो बोला था। कंपाउंड तभी बनते हैं जब फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो भैया आप देख लीजिएगा, आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जो लोग भी जहां गड़बड़ कर रहे देख लो, अभी पढ़ा अभी के अभी कर लो, ठीक है। सर ये देख रहा, बोला -9.1 होगा। बेटा चार्ज माइनस होता है, मानता हूं तुम्हारी बात, हाँ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चलो आओ, बहुत देर से सत्संग चल रहा है, कल से लगातार सत्संग चल रहा है, अच्छा नहीं लगता मुझे भी इतना। हाँ तो भाई, अच्छा ओके, ये डिमांड भी है। अरे देखो यार, मैं बोल रहा है सर क्वेश्चन दे के हेल्प मत किया कीजिए, अच्छा चुप रहा कीजिए। मैं चुप रहूंगा, आधे लोग सो जाएंगे बाबू। तुम ऐसा करो, ईयरफोन निकाल दिया करो यार, ऐसा कुछ लगे तो एक कान से निकाल दिया करो। चुप रहूंगा, पता चला सोचेगा अच्छा ये मास्टर आ रहा है। वो ऑफलाइन में होता था बेटा, यहाँ बोलूंगा 2 मिनट में साइड में हाय का जवाब देने लगेगा, उसको दूसरे की हाय लग जाएगी, इसलिए बोलना पड़ता है। हाँ नहीं तो यहाँ बच्चे भाई साहब ऐसे रियल में तो ऑब्वियस है चुप ही रहे। ऑफलाइन होता तो मैं साइड हो जाता, हाँ भाई करो अटेम्प्ट, डंडा लेके पिटाई चालू। ठीक है चलो आ जाओ भाई। ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट भैया देखिएगा। व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर दे दीजिए, कल दे दूंगा, आज मैं गलती से रह गया। मैं भी देख रहा, बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है वहाँ कम्युनिटी पे, आधे से ज्यादा कन्वर्सेशन तो यही है। जिनको भी नहीं मिल रहा कल क्लास में दे दूंगा, क्लास नोट्स में डाल दूंगा, स्कैन कर लेना भाई, मुझे पता नहीं था। चलिए शुरू करें, हाँ शुरू करें, स्टार्ट करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन बेटा किसी भी जगह पर, अब ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं मुझे बस बेसिक से चीज बताओ। भाई देखो तुम सबने जिंदगी में अभी 12th पास किया होगा, 10th पास किया होगा, तो मैं थोड़ा अच्छी बात करता हूं। 10th में भाई साहब आपने साइंस का एग्जाम दिया होगा, तो साइंस के एग्जाम में आपका मान लो भाई साहब 100 मार्क्स का फुल मार्क्स कितने थे? 100 थे। और आप एकदम भैया तूफानी बच्चे थे 10th क्लास में, तो आपने बोला कि सर हमारा फुल मार्क्स कितना है? 100। आपके मार्क्स कितने आए? तो भैया आप सर एकदम तूफानी बच्चा था, तो देखो भाई साहब 95 आ गया। तुमसे कोई पूछेगा परसेंटेज बताओ, हम इंडिया में लोग परसेंटेज ज्यादा मतलब फील होता है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? अपने मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100। बेटा अपने डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, यही करते हो। सो 95 अपॉन 100 इंटू 100। सर ये परसेंटेज घूम घूम के पूरे मोहल्ले को बताते थे। अब अलग बात है कि 11th में ले लिया सर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सर ऐसा हाल हो गया है कि अब तीनों को मिला के 95 नहीं हो पा रहा। फिजिक्स में भैया फुल मार्क्स सर 70 है, फिजिक्स में फुल मार्क्स 70 है। अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं सर ये मत पूछा करो।
सर अब मत पूछा करो अपने मार्क्स कितना, ना परसेंटेज बताने लायक ना सर। 42 मैंने ज्यादा लिख दिया इज्जत में, तुम्हारी इज्जत में। परसेंटेज बताओ तो भैया अपने मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100 कर दो। सर कितना हो गया सर? 60% आ गया। ऐसे रियल में आए नहीं थे, लेकिन मानने में क्या ही जा रहा है, मान लेते हैं। ऐसे ही निकल परसेंटेज बेटा, ऐसे ही निकलता है परसेंटेज, ऐसे ही निकलता है ना। अब मान लो अभी क्या है, मान लो अभी घर वाले पूछे बेटा 720 नंबर का एग्जाम है, हाँ अब फिजिक्स में पूछ रहा है कि केमिस्ट्री, पापा पूछ रहे बेटा बताओ बॉटनी जूलॉजी, तो क्या करेगा? बॉटनी जूलॉजी मान लो 300 नंबर आया, सोचने में क्या जा रहा है भाई, सोच लेते हैं। इधर मान लो अपने पास 140, 100 इधर, हाँ। अगले टेस्ट में पापा ने पूछा कितना आया, तो ये 300 का अगले टेस्ट में 320 हो गया, ये 150 हो गया, ये भाई साहब पूछो मत 90 हो गया। सर एकदम मतलब ऐसा ही चलता है। परसेंटेज निकालने के लिए भाई क्या करते, अपने डिवाइड बाई टोटल इंटू 100 करते। जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ध्यान सुनना। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? मान लो मैं तुमको CH4 दे रहा हूं, CH4 को देखो ध्यान से। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? सुनना सुनना सुनना। अरे तुम लोग भाई, मैं अब अपना अपना परसेंटेज मत बताओ, ठीक है? बहुत दर्द है वो छोड़ दो, ठीक है? जो इस साल भाई सब 12th पास करके आए उनसे पूछोगे, उनका परसेंटेज एकदम हिला पड़ा है। और लेकिन अच्छी बात थी गवर्नमेंट ने कि मैं तो भाई तुम्हारी जगह होता मैं बोल देता कि पापा मैंने तो पूरा लिखा है, लेकिन वो हाँ स्कैनिंग वाले ने स्कैन गलत कर दिया, इस चक्कर में हो गया, ठीक है? और क्या यार, सबसे बेहतर बोर्ड के मार्क्स तो अलग ही लेवल के हैं, ठीक है? बोर्ड के मार्क्स अलग लेवल के। चलो मैं बात कर रहा था जैसे CH4 है, अब ये CH4 देखना क्या बता रहा है। अब इस CH4 को देख के तुमको इसकी एटॉमिसिटी, मॉलिक्युलरिटी, होमो एटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, सब कुछ दिख रहा होगा तुमको, शायद जो लोग क्लास कर रहे हैं उनको दिख रहा होगा। मैं तुमको यहां पर देखना, कितने लोग हैं जिनको ये दिख रहा है कि इसमें सर 12 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम हाइड्रोजन है। टोटल मास कितना है? टोटल मास अगर बात करेंगे सर, टोटल मास 16 ग्राम है टोटल। सर ये अपने आप दिख रहा है कि मतलब आंखें कैसे सर, इतना सर कैसे सोच ले, ऐसे कैसे? बेटा अगर तुमको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो बाई मास, सर मास का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई टोटल इंटू क्या करोगे? जैसे तुम अपना फिजिक्स का परसेंटेज निकाल रहे थे वैसे ही निकालोगे। सर कैसे निकालोगे? सर अपना मास डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। सर परसेंटेज निकालना, सर सोच रहे हैं सर 3 4 जा 4 4 जा 4 से 25, कितना परसेंट होगा? 75%। सर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल, हाइड्रोजन निकालना है। सर अपना मास, सर देख रहे इतना ज्यादा ऐसे लल्लू टाइप करके कर रहे हैं हम लोग, फिर भी देखना। सर हाइड्रोजन का मास 4, कैसे सर? हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है बेटा, 4 एटम है इसीलिए ऐसे किया। सर 4, ये 4 हो गया, सर ये 25। ऐसे भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाते, अगर इसकी वैल्यू 75 है तो इसकी वैल्यू 100 में से कम करके डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। भैया परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास निकाल सकते हो। दिस इज व्हाट सर, ये क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मास, परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मास। अगर तुम्हारे कार्बन CH4 में बात करेगा तो 16 ग्राम में 12 ग्राम क्या है? कार्बन है, और सर हाइड्रोजन कितना है? 25 ग्राम। लिख पाएगा? इतना हाई फाई बात कर पाएगा? सर बाई मास निकाल सकता है। अब जानते हैं सर, पढ़ के तो गए हम अलग बाई मास, लेकिन जानते हैं एक अलग क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया सर? कंपोजिशन, कंपोजिशन बताओ। ओ भाई साहब, कंपोजिशन परसेंटेज बताओ बाई मोल। ओ भैया ये तो सर हाई फाई कॉन्सेप्ट आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन बताओ बाई मोल। सर एक बात बताइएगा, कितने लोगों को यह बात याद है कि 1 मोल CH4 के अंदर 1 मोल कार्बन का होगा और सर 4 मोल हाइड्रोजन का होगा? ये दिख रहा है बेटा। ये क्या इसके लिए स्पेशल आंखें चाहिए या अपने आप दिख रहा है? जो मैं ये बातें लिख रहा हूं बेटा अपने आप दिख रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि अरे सर आपने बताया तब हमको दिमाग में घुसा, नहीं तो हमारे में तो भूसा रखा है सर।
ये दिख रहा है, अपने आप दिख रहा है बेटा, कैसे हो रहा है, अपने आप सब पता चल रहा है कि सर बाई मोल बोल रहा है, बाई मास बोलेगा तो मास से निकाल दिया, बाई मोल बोलेगा, अब तुमको बोलना है कि सर मोल परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ बाई मोल। ओ भैया सर परसेंटेज निकालना है, अपना पर मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इंटू क्या करेंगे 100। अपना मोल कितना है 1, टोटल कितना है सर 1 और 4 मिलाएगा तो सर 5। अरे सर गलत गलत, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, टोटल मोल तो एक ही था ना, टोटल मोल तो एक। अरे बुड़बक CH4 की बात कर रहा है, CH4 जब एटम को कंपेयर करेगा तो एटम के साथ कंपेयर करोगे ना, एटम को एटम के साथ कंपेयर करोगे। 1 मोल CH4 में एटम कितने हैं 5 मोल हैं, टोटल कितने एटम्स है 5 मोल है। कैसे एटॉमिसिटी पता चल रहा है सर, देख लो सर, ये दिख रहा है सर 20%। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाई मोल, ए सर ये सब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100 कर दो सर, ये कितना हो गया। देखिए यही सब ना बात हमको पसंद नहीं आता। अभी परसेंटेज बड़ा मुश्किल से 25% सोचे थे, 75 और 25 अभी दिमाग में घुसा था। आप देखिए कितना गलत पढ़ाते हैं, देखिए तो उसका मोल कम कर दिए। हाँ कौन सा टीचर बेस्ट है जी, जल्दी बताओ भैया दीदी, ये बताओ तो कितना गलत चीज चल रहा है। मास का परसेंटेज भैया देखिए तो 75% था, कितना बड़ा गलत बात चल रही है ये सब। हाँ बताइए इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछेगा कि मास परसेंटेज इज, अगर किसी का मास परसेंटेज ज्यादा है तो क्या उसका मोल परसेंटेज ज्यादा होगा। तो बेटा हंसते हुए याद रखना, ये एग्जाम्पल याद रखना कि मास परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब जरूरी नहीं है कि मोल परसेंटेज ज्यादा होगा। बेटा देख लेना, मास परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब मोल परसेंटेज ज्यादा नहीं होता है। कंपोजिशन बता कंपोजिशन, अबे तो मतलब हंसा क्यों देते हैं, अरे सीरियस रहो यार तुम लोग, शांति है, सीरियस रहो, सुनो सुनो सीरियस रहो। ये देख जिसका मास, क्योंकि भाई देख रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे सर्टन रीजन पूछ देगा कि सर जिसका मास परसेंटेज ज्यादा है क्या उसका मोल परसेंटेज ज्यादा होगा। सर जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना कि भैया ऐसा जरूरी नहीं, लिख भी देता हूं, इफ मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट in a compound is higher then its mole percentage should be higher। ये स्टेटमेंट बेटा गलत है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, याद रखना। बहुत सारे लोग जोश जोश में टिक मार जाते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो कि मास परसेंटेज हाइयर है तो भैया क्या करेंगे, मास परसेंटेज हाइयर है तो भैया क्या करेंगे, भैया मोल परसेंटेज हाइयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मास परसेंटेज हाइयर है तो मोल परसेंटेज हाइयर नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल CH4 है। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास बता सकते हो, कंपोजिशन बाय मोल बता सकते हो। अब देखोगे सर, याद करो, एक बात बताओ, फिर से तुमको पूछता हूं, H2O का कंपोजिशन बताओगे बाबू, कंपोजिशन बाय मास बता सकते हो, कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर लो, कंपोजिशन बाय मोल बता दो। क्या ये दोनों कंपोजिशन सेम सेम आ रहे हैं कि भैया अलग अलग आ रहे हैं। मोल से परसेंटेज कंपोजिशन बता दो और मास से बताओ, चुपचाप निकालो खुद से, मैं तुमसे कुछ नहीं, भाई साहब खुद से निकालो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, जल्दी। क्या परसेंटेज कंपोजिशन सही आएगा, मास का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे। अब बेटा खुद से दिखना चाहिए कि सर यहां पर 2 ग्राम ऑक्सीजन है, सर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, सर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने जाओगे 2 अपॉन टोटल इंटू 100 कर दो, सर ये 9 हो गया, 100/9 हो गया परसेंटेज। सर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने जाओगे, सर ये कितना हो गया 16/18 इंटू 100 हो गया, सर ये कितना हो गया 8/9, 800/9%, जो भी वैल्यू आए। सर कंपोजिशन बाय मोल लिखना है तो सर 2 मोल हाइड्रोजन का होगा और प्लस सर
एक मोल किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाई मोल निकालेंगे 2/3 इंटू 100। सर ये देख लो 200/3 हो गया। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1/3 इंटू 100/3 हो गया। बेटा अब ये स्टेटमेंट कभी भी आपसे पूछा जाए निकाल लोगे, श्योर हो भाई? देख लेना, कभी भी तुमसे पूछा जाए किसी का कंपोजिशन परसेंटेज से निकालना है, परसेंटेज से निकाल लो। सर बाई मोल निकालना है, मोल से निकाल लो। मास परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंटेज निकाल दो। मोल परसेंटेज निकालना हो, मोल परसेंटेज निकाल लो। अब जैसे ही तुम इसको समझे, जिंदगी देख रहे हो, फिर एकाएक डिफिकल्ट हो जाता है, एकाएक क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है जी। बताते भी नहीं है मास्टर। अब बताइए, आप ये सब बता दिए हमको, हमको परसेंटेज पता चल गया। अच्छा एक चीज और पता है बेटा, ये बताओ, ये परसेंटेज बेटा फिक्स रहता है ना? ये सब परसेंटेज फिक्स रहता है ना बेटा? कोई कंपाउंड है तो उसका परसेंटेज फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे मास का परसेंटेज हो चाहे मोल का परसेंटेज हो, अगर भैया कंपाउंड सेम है तो याद करो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, परसेंटेज तो फिक्स ही रहता है। बाकी सब चेंज हो जाता है सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। हाँ ऐसे थोड़ा बेटा, ये परसेंटेज फिक्स रहता है भाई, प्लीज ये दिमाग में रखना। ऐसा मत कर देना कि यार सर ऐसे कैसे। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या दे दिया, ये देखिएगा, सर यहां पर ऐसे दे दिया, मास ऑफ कार्बन इन 10 ग्राम ऑफ CO2, 10 ग्राम CO2 में कार्बन का मास बताइए। सुनना अपने पास, अब तुमको कैसे पता चलेगा, प्लीज सुनना बेटा। अब तुमको यही पर अब आगे जाके भी इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, परेशान हो जाओगे, इसलिए सुन लेना। मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 10 ग्राम CO2, भैया 10 ग्राम CO2 में कैसे निकाले? तो या तो तुमको परसेंटेज पता हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन पता हो, तब तो तुम निकाल लो, या फिर यूनिटरी मेथड लगा लो। क्या तुमको ऐसा लगाने आता है बाबू? ये लाइन तुम ऐसे अपने आप से लिख सकता है एग्जाम में कि सर 44 ग्राम के पास इतना होता है। ये बात तुम कैसे लिख लिया? ओ भाई साहब, ये बात तुम खुद से लिख सकते हो। कैसे? सर परसेंटेज निकालना या तो आता है तो ठीक है, और नहीं तो बाबू आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, ऐसे निकाल लोगे। कंपोजिशन आप अपने आप से, ये पहली लाइन कितने लोग हैं जो लिख लेंगे, यस और नो बताना बाबू, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा तो मजा आ जाएगा, निकाल पाओगे। सर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं पता, देखो ये तरीका, एक तो तरीका ये है, मैं तुमको दोनों तरीके बता देता हूं बाबू, को ये ना बोले कि अरे सर नहीं सर आप बताए नहीं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड, कि सर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 कितना होगा? सर 12/44 इंटू 100 हो गया। सर एक बात बताइए, अगर 10 ग्राम CO2 है तो 10 ग्राम CO2 में इतना ही परसेंट होगा ना, 1200/44, इतना ही परसेंट होगा। तो सर इसमें मास ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? सर 1200/44% इंटू क्या कर दिया जाए 10 ग्राम, 10 ग्राम का ये परसेंटेज ले लो बेटा, वही सेम ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास, वही सेम ऑप्शन आएगा। तो या तो तुम यूनिटरी मेथड से कर लो या फिर परसेंटेज से कर लो, मुझे कंपोजिशन देख के भैया मैं क्या निकाल सकता हूं, ये बात निकल जाएगी। कर लेगा भाई साहब पक्का ना? परसेंटेज निकालने जाएगा तो परसेंटेज पहले ऐसे निकालेगा, फिर ऑब्वियस है CO2 का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज फिक्स रहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करोगे तो कार्बन का परसेंटेज कितना है 1200/44, परसेंटेज के लिए बेटा 100 से डिवाइड करते, 10% निकालना है, 10/100 इंटू 10 करेंगे, हो जाएगा। 1/100 क्यों किया बेटा? कहीं पर आपको एक बात बताओ, चलो सिंपल सी बात, फिजिक्स में 180 मार्क्स है, मेरा मार्क्स, मेरा परसेंटेज है बेटा 30%, बताओगे मेरे कितने मार्क्स आएंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे आएगा भाई? बाई 100 क्यों किया बेटा? परसेंटेज अगर आपको दी होती है ना तो 100 से डिवाइड करना ही पड़ता है, क्योंकि बेसिक रूल होता है। 180 का 30% बेटा क्या करेंगे सर? डिवाइडेड बाई 100 नहीं करेंगे सर, परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 करना पड़ता है बाबू, डिवाइड बाई 100 करना पड़ता है। तो ये देख लो सर, ये देख लो, इतना खराब मार्क्स नहीं आता यार, हाँ ऐसे थोड़े नहीं, इतना बेइज्जती नहीं, पर अभी तो फिजिक्स इजी है भाई, बेसिक मैथ तो चल रहा है, बेसिक मैथ में, हाँ बेसिक मैथ में
सर ये तुम्हारे ऊपर है, ये यूनिटरी मेथड से कर लो। मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि भैया आपको ये फॉलो करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप वैसे भी कर सकते, इसको फॉलो कर सकते हैं। श्योर है? तो परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगी। अच्छा, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुनना सुनना, हाँ एक बात बताना, कंपोजिशन का मतलब क्या है कि सर कंपोजिशन में मान लो कोई सॉल्ट दिया हुआ है, जैसे हम सबका फेवरेट अपने पास अगर हम देखें तो मान लो कोई दो टाइप का सॉल्ट होता है बेटा, एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट .5H2O। ये क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल, ऐसा करके नाम सुना होगा, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट। एक होता है बेटा एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि सर बिना उसके, बिना वाटर क्रिस्टल के, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, मतलब वाटर क्रिस्टल के साथ होता है। परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ सर, हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर आप हीट करते हो ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट को जो हीट करते हो तो पानी क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। पानी क्या हो जाता है बेटा? बाहर निकल जाता है। तो बेटा यहां पर क्या होगा? यही होगा। श्योर है? सुनना, एनहाइड्रस सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट में अगर सेम कंपाउंड को लेके चल रहे हो तो याद रखिएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट हो और हाइड्रेटेड सॉल्ट हो, दोनों का मैंने ऐसे एग्जांपल दिया कि बेटा ये है ब्लू विट्रियोल, इसको हीट करोगे तो दिस प्लस दिस होगा। बेटा कोई भी रिएक्शन हो, मास कांस्टेंट रहता है ना, मास परसेंटेज चेंज तो होगी नहीं। एक बात बताओ, मैं तुमको बोलूं कि ऑन हीटिंग ये बताओ, इसका जो मास होगा, जितना भी मास हो, इसका मास टोटल कितना होगा भाई? कॉपर का मास, इसका मास कितना होगा? सल्फर का मास, ऑक्सीजन का मास, और 18 इंटू 5, जितना भी मास आ रहा हो ऑन हीटिंग, सर इसका मास कितना हो गया? इसका मास कितना हो गया? मुझे बताओगे सर ऑन हीटिंग lost in mass percentage of hydrated salt। सर हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास परसेंटेज ये क्या लॉस कर रहा है? क्या लॉस कर रहा है? 5H2O लॉस कर रहा है। सर ये 5H2O का लॉस जो हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मास परसेंट ऑफ, भाई क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। शायद देख लो, मास परसेंटेज जो लॉस होगा, ये क्या लॉस कर सकता है? ये क्या लॉस कर सकता है? पानी का क्रिस्टल। बेटा ये जो लॉस हो रहा है, ये लॉस जो है इसी में से तो आ रहा है। तो भैया जो लॉस इन मास परसेंटेज है वो किसके कारण होगा? सर वो किसके बराबर होगा? मास परसेंटेज ऑफ H2O लिख सकते हो। बेटा एक बार सोच के देखो, ये सोच के देखो सर, ये देखिएगा, अगर आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते तो इसमें से भैया ये पानी उड़ जाएगा, तो पानी का ही तो लॉस हुआ। तो बेटा जो लॉस हुआ वो पानी का ही लॉस हो रहा है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, क्वेश्चन में लिखा हो लॉस इन मास परसेंटेज या फिर लिखा हो मास परसेंटेज ऑफ वाटर, तो बेटा क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये दोनों इक्वल होंगे? क्या ये लिख सकता हूं ये दोनों? क्योंकि बेटा पानी ही लॉस होगा ना, तो जो लॉस हो रहा है वो क्या लॉस हो रहा है? पानी लॉस हो रहा है। तो बेटा उसका मास या फिर लॉस इन मास, दोनों बात बराबर होगी। ठीक है, हो जाएगा। सर ये लिख पाओगे? सर ये कर पाओगे? कहीं क्वेश्चन दिया हो तो एनहाइड्रस सॉल्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन हीटिंग ऐसा हो रहा होगा। श्योर है? डन? पक्का? अब वो कितना लॉस हो रहा है वो परसेंटेज छोड़ दो, मैं तुमको कोई भी कोई बोले सर नहीं ये कैलकुलेट कर लो, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस इन मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। भाई तुमको ये कैलकुलेट करना हो तो भी तुम यही निकालोगे, कितना ग्राम लॉस हो रहा है डिवाइड बाय टोटल मास कितना आ रहा है, 90 प्लस 64, ये कितना हो गया यार? ये कितना हो गया? 0.5, ये कितना हो गया? 4 2 6 3 7, 6 ना 6 9 हो गया ना 9, और 6 3 9 9 6 15, 159, और ये कितना हो गया 90। तो ये दोनों जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है? 0.5 और 9, 9 5 14, 249 इंटू 100। सर ये ऐसे निकाल दो, या फिर अगर तुम मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालोगे इन हाइड्रेटेड सॉल्ट,
तो भैया हाइड्रेटेड सॉल्ट में मास परसेंटेज किसके बराबर होगा सर, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मास इनटू भैया कितना कर देंगे 100। सर ये दोनों परसेंटेज सेम सेम नहीं आ रही है, 249.5%। पर जो भी आ रहा है परसेंटेज दोनों सेम सेम नहीं आ रही। तो ये याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट का तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। श्योर है, पक्का। सर मास परसेंटेज मोल परसेंटेज सब निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज मोल परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलो भाई प्लीज, अब लिख हो गया ना, लिख लिया ना, ये सब लिख लिया, डन। अब क्वेश्चन करो जी, क्वेश्चन करो, ठीक है, क्वेश्चन करो जल्दी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेगा, थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन। अब बट लिखना मत, अब क्वेश्चन तुमको अब तुम्हारे पास है, ये देखो सर, सोडियम सल्फेट में Na2SO4 में सर कंपोजिशन बतानी है, मास परसेंटेज बतानी है, कंपोजिशन बतानी है, मास परसेंटेज बतानी है हर अलग अलग एलिमेंट का। पहले सोडियम का ऑब्वियस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में ही बताना है, फुल सोडियम का फिर ऑक्सीजन का, पहले सोडियम फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन। कैसे निकालोगे सोडियम सल्फेट में भैया, अगर तुम्हें पूछे सोडियम सल्फेट में अगर पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे, जल्दी बता, कैसे निकलेगा बाबू। कैसे निकलेगा, यहां पर देखेगा तो सर कैसे निकालोगे, इसका मास कितना होता है, सल्फर का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है। बाबू एक बात देख लेना, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सोडियम है, ये भैया सल्फर है, यहां ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा ऑब्वियस है भाई, सबसे ज्यादा किसका मास है, ऑक्सीजन का, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। मैं बिना कैलकुलेशन के आंसर बता रहा हूं, कैसे सर, ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है भाई, उसका मास ज्यादा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का, सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का, फिर किसका होगा, फिर सोडियम का, सोडियम का, फिर सबसे कम किसका होगा सर, सल्फर का। कैलकुलेट करके निकालो, चाहे जैसे निकालना वैसे निकाल लो, हो जाएगा। श्योर है, तो भैया सोडियम का ऐसे निकाला जा सकता है, सोडियम का ऐसे निकाला जा सकता है, डन। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डॉट XH2 हैज 50% वाटर बाई मास, उसके अंदर 50% बाई इसके टोटल के अंदर अगर मास ऑफ वाटर निकालेंगे, मास ऑफ वाटर निकालेंगे, बेटा एक लाइन का क्वेश्चन है, चाहे तो आप नोट्स में लिख लीजिए, आपके नोट्स में ऐड भी हो जाएगा इसी बहाने। Na2SO4.XH2 हैज 50% वाटर बाई मास, बताओगे, हेंस x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। सर यहां पर कैसे काम करेंगे, सर इसका मास कैसे निकालोगे आप, इसका मोलर मास निकालो, 23 इंटू 2 प्लस अभी बस सल्फर का ये 64, और पानी का मास बेटा 18 होता है, टोटल 18x हो गया। सर ये देख लीजिएगा ये किसके बराबर हो रहा है, 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18x, 6 4 10 तो 12, 4 7 13 1 14। सर परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है सर, पानी का मास डिवाइड बाय टोटल मास, पानी का मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100 कर दो, पानी का मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू क्या कर दो 100 कर दो। इसकी वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। परसेंटेज बाई मास, सर पानी का मास कितना है अपना 18x, सर टोटल कितना है 142 प्लस x, सर ये कितना हो गया 36x इज इक्वल्स टू 142 प्लस 18x। सर 18x की वैल्यू कितनी आ गई 142, x की वैल्यू कितनी हो गई 142 अपॉन 18। सर 18 8 जा कितना होता है सर 144 होता है, तो उसके अप्रोक्सीमेटली हम लोग आंसर ले लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे 8 ले लेंगे, पक्का, डन। अब परसेंटेज अगर आपको निकालने आता है, अगर आपको परसेंटेज निकालने आता है तो भैया एक चीज और कॉन्सेप्ट में आती, एक कॉन्सेप्ट और आता, अगर आपको परसेंटेज निकालने आता है, डन। 7.88, ठीक है, हाँ तो 7.88 को राउंड ऑफ कर लो ना भाई, ऑब्वियस है 8 आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 बेटा, आपको ऑप्शन टिक मारना है तो अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे 8 कर देंगे।
अगर आप परसेंटेज निकालना सीख गए, उसका मीनिंग सीख गए, एक बात बताओ, चलो मैं ये बोल रहा हूं, मेरे परसेंटेज, मैं बोल रहा हूं मेरे फिजिक्स में 40% मार्क्स हैं, 40% मार्क्स हैं फिजिक्स में, तुम क्या अपने अंदर क्या सोचोगे? 40% मैंने जैसे ये वर्ड यूज किया, तुमने क्या सोचा कि सर के अगर 100 मार्क्स का फिजिक्स हुआ होगा तो उसमें 40 नंबर होंगे? परसेंटेज जैसे मैंने आपको कुछ बोला तो आप उसके हिसाब से सोचना शुरू कर। मैंने जैसे ही बोला मेरे 60% मार्क्स हैं, तुमने बिना ये पूछे कि सर कितने मार्क्स का है, तुम अंदर अंदर कैलकुलेट करते हो। हमारे यहाँ इंडिया में लोग परसेंटेज क्यों पूछते हैं? क्योंकि भाई ये कैलकुलेशन सबसे आसान होती है। 10th में कितने परसेंटेज हैं कोई पूछेगा, गांव का एकदम भाई साहब कोई मतलब नहीं, वो भी पूछ देगा कितना परसेंट है, जैसे ही तो बोलोगे 92 तो कैलकुलेट, अच्छा हाँ 100 में 92 है, यही होता है। ठीक है, वो इसलिए परसेंटेज पूछता है कि उसके लिए 100 का रिस्पेक्ट लेना बहुत आसान होता है, 100 के रिस्पेक्ट में ये बात करेगा, परसेंटेज ऐसी बात की जाती है। तो सिमिलरली ध्यान सुनना बेटा, जब कहीं पर कॉन्सेप्ट आए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बट ये आपके इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, मैं लिख दूंगा दोनों चीजें, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसान चीज हो जाएगी। ये देख लीजिएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, आपको किसी एलिमेंट का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो गया सर, मतलब ये देखो कोई क्वेश्चन समझाते, क्वेश्चन समझते, जैसे मान लो एक एंजाइम है, एंजाइम कंटेन्स 0.14% ऑफ नाइट्रोजन बाय मास, व्हाट विल बी द, सोचो एक लाइन का क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। अब तुम पागल हुए पड़े हो कि सर हमको क्या पता एंजाइम में क्या है, सर हमको क्या पता एंजाइम में क्या है क्या नहीं है, तुमको कैसे पता चलेगा एंजाइम में कौन है कौन नहीं है? लेकिन तब भी तुम क्या बता सकते हो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कि उस एंजाइम का कम से कम इतना मास तो होगा ही। कैसे? सर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। मुझे एक बात बताई उसने, मुझे वो क्वेश्चन खुद से ही कह रहा है, खुद से ही कह रहा है कि सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, सर आप अगर देखें 0.4 AMU, यू ले लेता हूं, यू ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, U of nitrogen is present in 100 U of enzyme। सर ये बात आपने कैसे लिख दी? बेटा अभी जस्ट आपको परसेंटेज का मीनिंग बताया था, जस्ट आपको परसेंटेज का मीनिंग बताया था कि 0.14। बेटा ये क्या कह रहा है? पहली लाइन का मतलब यही है कि भैया अगर 100 U होगा, 100 ग्राम अगर इंजाइम होगा, सर आप AMU में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई एटम ग्राम मोल में लिखा होता तो ग्राम में ले लेता मैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी पता है एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सिमिलर है, ग्राम में भी ले सकता हूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई वो मोल के लिया जाता फिर यू, और यहां 100 U। ये लाइन आप अगर खुद से लिख गए तो भैया उसके बाद यूनिटरी मेथड आपको ही पता है कि आप सब लोग बचपन से ये करते आ रहे हैं, सर 1 इज इक्वल्स टू 100 बाई 0.14। अगर मैं बात करूं भैया इसकी, तो यहां पर कम से कम, अब ये कैसे लिख दिया सर? जब कुछ नहीं लिखा है तो आप कितना मानते हो? मिनिमम एक आइटम तो मानते ही मानते हो ना जी। जब कुछ नहीं होगा तो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो उसका कम से कम एक आइटम तो होगा। भाई कुछ नहीं होगा तो एक आइटम तो होगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन में एटम्स अलाउड नहीं है। किसने बोला था? याद करो, फ्रैक्शन में एटम्स अलाउड नहीं होते। किसने बोला था? डाल्टन चचा ने, कि कभी एटम जो है फ्रैक्शन में नहीं होगा, आप हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हो। तो कम से कम भैया एक आइटम तो होगा ना, कम से कम एक आइटम तो। सर एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, होता तो बेटा क्वेश्चन में लिखा होता, होता तो क्वेश्चन में लिखा होता। यहां पर एटॉमिसिटी में 1 ले रहा हूं क्योंकि एक ही आइटम मान रहा हूं। सर यहां देख लीजिएगा, डेसिमल उड़ा, 14 से 14 गया सर, इतना कम से कम मास आएगा, इतना कम से कम मास आएगा। अब इसको मैं चाहूं तो इसके लिए फॉर्मूला भी बता सकता हूं, और अगर आपको देखो दोनों मेथड आपके सामने है। जैसे अगर यही क्वेश्चन में, अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख देता, ये देखिएगा, एक ऐसे लिख देता हूं, एक कार्बोहाइड्रेट, ऐसे देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट, हाँ 0.012% ऑफ, 0.032% ऑफ sulfur by mass and 1 molecule of carbohydrate have
2 atoms of sulfur. Calculate the minimum molecular mass of carbohydrate. मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताओ, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताओ। सर कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन भैया सल्फर एक एटम क्यों लिया? क्योंकि बेटा शायद हमें एक से नीचे नहीं जाना है। कहीं भी फॉर्मूला में कार्बन कभी एक एटम ही लेते, मिनिमम एक एटम तो होता है। एटॉमिसिटी 1 होती है बेटा, एटॉमिसिटी 1 से नीचे थोड़ी ना जाएगी। फ्रैक्शन में एटॉमिसिटी अलाउड नहीं होती है, इसीलिए हम नहीं लेते हैं। एक एटम तो कम से कम अपने आप ही मानना पड़ेगा। यहां तो एक के बदले 2 दिया हुआ है, तो आपको उसके हिसाब से सोचना है। एक एटम का मिनिमम मतलब क्या हो गया कि सर और कुछ नहीं पता। कोई बोले सर अरे इंजाइम में भाई हो सकता है ना, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, सल्फर हो, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता इस इंजाइम में क्या है। उसका कम से कम इतना मास तो होगा ही होगा, इतना मुझे पता चल गया। कैसे? सिर्फ एक लाइन दिया, मैंने उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बता दिया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, मुझे इसमें नहीं पता कितने लोग होंगे, मुझे बस इतना पता चल गया कि सर इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 0.032 यू ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट। सर ये मैं लिख सकता हूं किस तरह से, 100 यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे लिखा मैंने? सर ये मैंने पहली लाइन से लिख दिया कि भैया कार्बोहाइड्रेट के 100 में कितना होगा, इतना। तो भाई एक में कितना होगा, 100 अपॉन 0.032। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक आइटम लू, नहीं यहां पर मैं 2 आइटम लूंगा। कैसे पता चला सर आपको? यहां क्वेश्चन में गिवन है, नहीं दिया होता तो भैया मैं क्या करता? सर क्वेश्चन में गिवन है कि 2 आइटम होता है, अगर नहीं दिया होता तो मैं एक ही आइटम लेता, लेकिन जब दिया हुआ है तो मैं क्या लूंगा? सर यहां पर 2 आइटम लूंगा। और जैसे ही मैंने 2 टाइम्स 32 किया, सर ये देख लीजिएगा 10 की पावर 1000 हो गया। सर 32 से 32 चला गया, आप इसका मोलर मास देखेंगे 10 की पावर यू आ जाएगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 2 लाख आएगा, इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 2 लाख आएगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 लाख आएगा। अब इसकी काम को देख लो। अब इसका कोई चाहे कि सर फॉर्मूला बता दो, तो याद रखिएगा, मैं आपको एक बॉक्स में दे भी देता हूं फॉर्मूला। सर ये याद रखिएगा, अगर आपको याद रहे तो। मैं तो यूनिटरी मेथड से करने को बोलूंगा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, आपकी मर्जी है, आप जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहे, इनटू मास ऑफ 1 एटम इनटू एटॉमिसिटी। अगर तुमसे बोला जाए तो भैया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाला जा सकता है, एटॉमिसिटी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूले से अटेम्प्ट करें तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा देख लीजिएगा 100 इंटू मास ऑफ 1 एटम इंटू एटॉमिसिटी डिवाइड बाई परसेंटेज। आप डायरेक्ट भी यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे मन करे, तुम्हारे ऊपर है यार, तुम्हारे ऊपर है ये सब चीजें। मैं तुमको भाई देखो दोनों मेथड से बता चुका हूं। मेरे से कोई पूछेगा, ऑलरेडी जिंदगी में इतने सारे फॉर्मूला है, तो मैं यूनिटरी मेथड से करना अभी भी पसंद करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी और को फॉलो करूं। भाई यूनिटरी मेथड 2 सेकंड लगते हैं। अगर आपका बेसिक मैथ क्लियर है तो यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा आप यहां से भी निकाल सकते हैं। मैं यूनिटरी मेथड से करूंगा भाई, मुझे नहीं, मतलब ये फॉर्मूला हो सकता है मैं भूल जाऊं। अब इतने सारे फॉर्मूलाज हैं यार, कितना याद रखूंगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास किसी का भी निकालना है, किसी एटम का, किसी एलिमेंट का, तो निकाल पाओगे। डर तो नहीं लगेगा कि सर कैसे 10 एटम होता तो, अगर 50 एटम होता तो 50 इंटू दिस, 10 एटम होता तो 10 इंटू दिस, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर लो। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम एक बात बोला, मैक्सिमम, मैक्सिमम कैसे ले सकता है? तुमको बताया क्या उसने? मुझे तो क्वेश्चन में जो दिया उसी से गेस करूंगा ना, तो मैं मिनिमम निकाल सकता हूं। मैक्सिमम तो भैया कुछ भी हो सकता है ना। अब उसके अंदर हो सकता है कार्बन हो, उसके अंदर हो सकता है तुम आ जाओ, तुम्हारा वेट भी आ जाए, तो भाई अलग अलग हो सकते। 1000 कहां से आया बेटा? ये 0 डेसिमल गया तो, बाप रे, डेसिमल गया तो 1000 आया। अच्छा ये बताना रह गया था क्या? डेसिमल गया तो 1000 आया। बोल रहा है सर यहां 1000 आया, वहां 1000 नहीं आया। बेटा वो तुम्हारी मर्जी। चलिए
एक बार ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको लगे सर आज आप परसेंटेज कंपोजिशन कर रहे हैं, तो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बाई मोल बता दिया, परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास बता दिया, और जब परसेंटेज पता चल गया तो परसेंटेज पे आपको कैलकुलेशन बता दी कि आप मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब जिंदगी परसेंटेज परसेंटेज करते करते याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट आया। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान सुनना, एक कॉन्सेप्ट आया क्या, कुछ ऐसे कंपाउंड्स दिखे लोगों को जिनके अंदर सर उनका फॉर्मूला अलग अलग है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन ध्यान सुनना अपने पास एक और क्वेश्चन। अबे रुक जा, अबे तुमको अब इजी क्वेश्चन लग रहा है तो तुम और क्वेश्चन मांग रहे हो, एक और क्वेश्चन, रुको रुको रुको, क्वेश्चन मांग रहा है, रुको 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 एक मिनट, इसको क्वेश्चन चाहिए जी, इसको क्वेश्चन चाहिए, लो आ जाओ, लो बेचारा केवीडी कर रहा है सर, इसका केवीडी का बड़ा मुश्किल से ना समझा, लो करो, लो लो आओ बाबू, ऐसे कैसे मन का मुराद पूरा कर दिया जाए, जल्दी जल्दी कर, जल्दी करो, क्या आएगा, जल्दी। हंड्रेड क्यों लेते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज में हंड्रेड क्यों लेते हैं। अब इस सवाल का जवाब बेटा ये तो कोविड में ही आपको, अच्छा कोविड में पढ़े थे ना परसेंटेज, फिफ्थ सिक्स में हो गए शायद। हमको पता है बाबू, टैलेंट तुम्हारे अंदर बहुत था, वो तो चाइना वालों ने नजर लगा दी, कोविड फैला दिया, तुम्हारे टैलेंट को देखने के चक्कर में, हाँ उनको लगा कि इंडिया कहीं ऐसा ना हो जीत जाए जंग, इसीलिए भाई साहब चाइना वालों ने कोविड फैलाया, तभी हम सबको इंजेक्शन लगा, तब से दिमाग उड़ा हुआ है, बोला परसेंटेज में हंड्रेड कैसी आया, छोड़ो बाबू। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जैसे मर्जी वैसे निकालो, मैं अब एक काम करता हूँ, फॉर्मूला बताया है अभी ताजा ताजा तो उसी को यूज कर लेता हूं भाई। अब कोई बोलेगा सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले, तो 100/22.4 इंटू एटॉम का मास 12 इंटू कितना 14, भैया कैलकुलेशन अब कर लो, तुमको भी पता चल रहा होगा, ये 1000 हो गया सर, ये कितना जाएगा, किससे जा रहा है क्या सर, ये 6 से कर दो तो ये 112 हो गया, 112 हो गया, और जाएगा 6 से कितना जाएगा यार, इसको 3 2 जा, और ये 56 हो गया, 14 से ये 4 हो गया, 4 से ये 250 हो गया, 250 से 750 हो गया, 750 आ गया सर, कितना होगा 750 होगा सर, देख रहे हैं आंसर कितना आएगा, बी आएगा, आंसर कितना आएगा, बी आएगा। भाई साहब ये जो परसेंटेज है ना यही गड़बड़ा गया है, कुछ का तो परसेंटेज ऐसे कैसे सर, हम तो यूनिटरी मेथड से किए, अबे कैलकुलेशन कर भाई 22.4 का, टाइम कम था, दूसरे मेथड से करना, दूसरे मेथड से कर लो बाबू, ऐसे कर, तुमको मतलब प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे काम चलेगा बाबू, ऐसे कैसे सर, 1 ग्राम के लिए, 1 U के लिए 100/22.4, और बोल रहा है सर 14 एटम है, मतलब 14 इंटू 12U लेना पड़ेगा सर, 100 इंटू, सर कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो, अब बोल रहा दूसरे मेथड से करके दिखाइए, ये देख लो। अब सर आपके ऊपर है, 14 से एक सीधा, और कितना हो गया 16, ये देख लो 3 और ये 4 बाई 250, सर कितना हो गया 750 यू आ गया। सर जैसे करना चाहे वैसे कर लीजिए, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, तो परसेंटेज निकालने से जल्दी, ठीक है। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ अब यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसने पूछा कि सर मिनिमम कहां लिखा हुआ है, तो बेटा एक बात बताओ, तुम मैक्सिमम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, देखो यही सब दिक्कत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने पूछा कि सर मिनिमम नहीं लिखा है,
लेकिन बेटा आप मैक्सिमम तो निकाल नहीं सकते, तो आपके पास मिनिमम का ही ऑप्शन बचता है ना। अब बीच का मत बोल देना सर 750 से ऊपर मन नहीं लग रहा था तो हम ये ले लिए, बेटा ऐसे नहीं होता। आप मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जब भी कुछ लिखा है, देखो क्वेश्चन में यही सब चीजें होती है जो आपको अलग करती हैं। क्वेश्चन में यही सब चीज कि सर मिनिमम नहीं लिखा, कैसे निकाल दिया। जब आपको परसेंटेज दिया है तो बेटा यही ऑप्शन बच रहा है, और क्या ऑप्शन बचेगा, और क्या ऑप्शन बचेगा, यही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, पक्का। 12 कहां से आया, बस बेटा जहां से तुम आए हो उधर से हम लोग को आवाज आई 12 आ गया। बगल से लाउड स्पीकर, तुमने पैसा कम तो नहीं दिया ना बाबू, हमारे बगल में लाउड स्पीकर लगा पीडब्ल्यू का, आवाज दिया 12 होता है। हाँ 12 होता है, इसीलिए वहां से आवाज आई, हमने वहां से निकाल दिया, हमने वहां से निकाल दिया। सर आपके पास परसेंटेज दिया है तो आप उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 12 कहां से आया, 15 कहां से आया। एक देखना अपने पास एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड हैज सर मॉलिक्यूलर मास, molecular mass 1000 AMU and it has उल्टा दे रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्वेश्चन करोगे, ट्राई तो करो। अब उल्टा दिया हुआ है सर, उल्टा दिया हुआ है सर, उल्टा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया है। अब की बार भाई साहब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे दिया 1000 AMU, उसमें बोल रहा है कि सर 11.2% क्या है, 11.2% आपका आयरन है बाई मास, 11.2% आयरन है बाई मास। अब पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अब देखो उल्टा हो गया कि नहीं, पहले परसेंटेज दिए थे, मॉलिक्यूलर मास दिया था, उल्टा निकाल दिया। सर ऐसे थोड़े ना होता है, दिमागे घूम जाता है, ऐसे थोड़े ना होता है। पहले सीधा पढ़ाते हैं फिर उल्टा पूछते हैं। हाँ इसीलिए तो हम लोग, और क्या, मैं चलता हूं। और ऐसे थोड़ा ही ना था, परसेंटेज दिया है बेटा, एटॉमिसिटी पूछ दिया, आपकी बार उल्टा पूछ दिया। तो भाई एक बात बताओ, मास ऑफ आयरन एटम निकाल सकते हो भाई, अगर तुमको मास ऑफ आयरन एटम्स बेटा 1000 का 11.2% निकालना है, परसेंटेज बेटा ऐसे ही निकालते सर 112 AMU हो जाएगा मास, 1000 AMU में 112 AMU हो गया। और देखना बेटा बगल के स्पीकर से आवाज आएगी, देखना बेटा जिनको भी नहीं आ रही ऐसी आवाज भैया देख लीजिएगा। हाँ नंबर ऑफ आयरन एटम्स बेटा, एक एटम का मास 56 होता है। ये कैसे आता है, अब ये रात जो बेटा देखोगे, हाँ कम्युनिटी सेक्शन में बता सकते, हम सबके घर में स्पीकर भिजवाया है पीडब्ल्यू ने, आया हमको आवाज 56 आ गया, एटम आ गया 2, आया ना। तो जिनको 56 वाली आवाज नहीं आ रही बेटा देख लेना, हाँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं, चाइना वालों की गलती है। जब हाँ तुम जब थे ना, जब कोविड का टाइम था उस टाइम स्पीकर लग रहा था साइड से, उनको नहीं पता चल रहा कि तू कहां से आ रहा है, 56 कहां से आ रहा है। तो बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का यही सब उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, यही सब हो सकता है। कभी एटॉमिसिटी नहीं दिया होगा तो एक मान लो, कभी एटॉमिसिटी दिया होगा तो कैलकुलेट कर लो, कभी भैया ऐसा क्वेश्चन दे देगा, कभी उल्टा भी पूछ सकता है। कोई बोले कि सर हम फॉर्मूला से करने आए, फॉर्मूला से करने आए, फॉर्मूला से करने आए, फॉर्मूला से करना, फॉर्मूला से कर लो। अच्छा जब परसेंटेज पढ़ रहे हो ना, तो परसेंटेज के टाइम पर एक चीज और आई, ध्यान सुनना। परसेंटेज जब देखा गया कुछ चीजों का, देखो ये देखो, ये बेटा देखोगे यहां पर ना, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। आप ग्लूकोज में ना परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल के देखो, इसका परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल के देखोगे। परसेंटेज कंपोजिशन अगर बाई मास निकालोगे, सर परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास निकालोगे, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का निकालो। और एक और कंपाउंड दे रहा हूं, ये देख लो,
ये देखना सर, एसिटिक एसिड, अगर आप इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे, इसका भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे, भैया एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, सर ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सर ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, परसेंटेज कंपोजिशन दोनों का सेम आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास सेम आ गया। ऐसे कैसे सर? ये ऐसे कैसे सेम आ गया सर? ध्यान सुनना, इन दोनों का देखोगे तो भैया इन दोनों का सेम आ गया, परसेंटेज कंपोजिशन सेम आ गई। सर ऐसे कैसे? कैलकुलेट करना है, कोई कैलकुलेट करना चाह रहा है, बोल रहा है कैसे? अब ये भाई फिर से मत बोल देना ये कहां से आ गया, तुमसे डर लगता है मालिक, तुमको देख के ऐसा लगता है कि कैसे करूं मैं, इस इतना बड़ा क्वेश्चन का जवाब कैसे दूंगा मैं। 40% यहां निकालने जाओगे तो तुम बोलोगे सर ये कैसे कैलकुलेट कर दे रहे। कैलकुलेशन बेटा सिखाया था मैंने तुमको, देखोगे 40% कार्बन आ रहा है, सब कुछ आप हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, सब कुछ कैलकुलेट कर लो, सर सबका परसेंटेज कंपोजिशन सेम आया। दिमाग घूमा लोगों का, ऐसे कैसे? कंपाउंड तो अलग अलग है लेकिन कंपोजिशन सेम है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज व्हाट सर, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ये देखो इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सर ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर कंपोजिशन सेम है, इसका मतलब क्या है कि देयर शुड बी ए कॉमन थिंग, वहां पर एक कॉमन चीज है जिसका कंपोजिशन सेम रह रहा है, बस आपने क्या किया है इस फॉर्मूले को आपने अलग मल्टीप्लाई किया और उस फॉर्मूले के आइटम्स अलग मल्टीप्लाई हो गए, बाकी सब कुछ सेम रह रहा है। तो भैया देखिएगा जब परसेंटेज कंपोजिशन सेम मिला दो अलग अलग कंपाउंड्स का, तो वहां पर हम लोगों ने एक कैलकुलेशन करी, एक फॉर्मूला निकाला, एंड दैट इज व्हाट एम्पेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, शॉर्टकट में हम लोग बेटा इसको ईएफ लिखते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? तो इंपेरिकल फॉर्मूला देखोगे तो सर सीधा सा कैलकुलेशन, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर, किसी भी कंपाउंड का इट रिप्रेजेंट, देखिएगा इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो भैया याद रखना कभी भी केमिस्ट्री में फ्रैक्शन में अलाउड नहीं होता, होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड में आप जाओगे तो एटम्स का जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। उसका क्या बोलते हैं हम लोग? इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला कि भैया किसी भी फॉर्मूले को जाओ आप, किसी भी फॉर्मूले को, सर आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिया था, ये ग्लूकोज था ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज था, देख लो एमएफ मतलब, हाँ मुझसे फ्रेंडशिप करोगे नहीं होगा भाई, एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ देख लेना। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब भैया ईएफ, एमएफ ऑफ ग्लूकोज है। सर इसका ना ईएफ निकालना है, ईएफ क्या होगा सर? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने जाओगे सर, ये क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज होगा। आपने क्या किया सर, यहां पर ना सारे 6 12 6 इनका क्या किया आपने, यहां पर 6 से डिवाइड कर दिया, आपने यहां पर 6 से डिवाइड कर दिया। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो बेटा यही पॉसिबल है, 6 12 6 का रेशियो। अब रेशियो मत बोलना बेटा ये कैसे लेते, बेटा बचपन में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा आप सबने, एलसीएम निकालना एचसीएफ निकालना, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, 6 से डिवाइड कर दो, रेशियो आ गया। सिमिलरली भैया C2H4O2, याद रखिएगा C2H4O2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था किसका सर? इथेनोइक एसिड का। और इसका भैया देख लो C1H2O1, सर ये क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। सर ये दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन क्यों सेम है? रीजन पता चला, रीजन बोथ हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर सेम है ना बेटा, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर सेम है, इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपका सेम है, मतलब आपके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो अगर सेम है, तो याद रखिएगा परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास आपका सेम आएगा।
परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास क्या आएगा, सेम आएगा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इंपेरिकल फॉर्मूला का। इंपेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ऐसा नहीं हवा में किसी को कॉन्सेप्ट आया, नहीं, उसने क्या देखा कि ऐसा है कि हर एक कंपाउंड में जो भी जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रह रहा है उनका परसेंटेज कंपोजिशन सेम रह रहा है। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया इंपेरिकल फॉर्मूला का। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? तो भैया ये देख लो, यहां 6 से डिवाइड किया और यहां किससे डिवाइड किया बेटा, 2 से। अब ये जो 2 और 6 है ना बेटा, यही डिफरेंशिएट कर रहा है। देखो यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम, यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम। इधर से आते टाइम 2 से डिवाइड किया तो जाते टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आते टाइम 6 से डिवाइड किया तो जाते टाइम 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा एक सिंपल सी चीज देखना, इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल सा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेते हैं, ये हो जाएगा। ये देख सर, n है, n क्या होता है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ये जो n नंबर है 2 और 3 और 6, ये सब जो नंबर होते हैं n मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सर n जो नंबर है हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा। इवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डन हो जाएगा। श्योर है सर? एन की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एन की वैल्यू ऐसे निकलती है। सर याद रखिएगा, यहां पर 2 लाइन लिखने जा रहा हूं, 2 लाइन। ये देखो CH4 है, CH4 बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन है, ठीक है सर। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी देखोगे, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी देखोगे, CH4 में इंपेरिकल फॉर्मूला भी देखोगे, सेम ही आएगा क्या? क्यों सर? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम ही आ गया। कैसे? अरे सर CH4 है, इसका एटम का रेशियो कितना है, 1:4। 1 से छोटा नंबर नहीं हो सकता, याद रखिएगा, 1 से छोटा नंबर नहीं हो सकता। आप कभी भी ऐसा मत कर देना इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के चक्कर में फ्रैक्शन में कर देना, नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर CH4 का इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। आपको कोई भी कंपाउंड दिख रहा है, जैसे देखोगे कहीं पर ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर दिया। आप बेंजीन को देखो, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन लिख रहा हूं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो सर, C6H6 हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला बोलूंगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला बेंजीन क्या लिखोगे आप सर? इसके n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इसके n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। श्योर है? तो भाई देख ले, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, छोटे छोटे पॉइंटर्स। 2 और more compounds, more different compounds, 2 or more different compounds can have same empirical formula। 2 कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा as their mass percentage composition is equal। सर 2 और 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। जैसे कोई बोले अरे सर ये देखो ना सर, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन दे देता हूं, इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 होता है। सर इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन देखोगे तो सर 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया सर, अलग अलग। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम। सर देख लीजिएगा, molecular formula and empirical formula of a compound can be, may or may not be equal। भाई जरूरी भी है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। जैसे मीथेन है, मीथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मीथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट बेंजीन का अलग अलग है, इसका अलग अलग है। सर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी इक्वल हो सकता है। याद रखिएगा, सेम कंपाउंड है, उसका इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप किसी का भी देख लो, ये देख लो C3O2 है सर, ये कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड नाम लेते हैं इसका। क्या इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओगे? सर C3O2 है बेटा, आप इसका मत बोल देना, इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। कोई ये मत बोल देना कि कार्ब, ऐसा मत लिख देना कि सर 1.5 और ऑक्सीजन 1, नहीं, ये नहीं अलाउड होता, फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता। इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का इक्वल हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा, लेकिन डन, श्योर है। इंपेरिकल फॉर्मूला भैया कैसे निकलता है पता चल रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन पता चल रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन अगर आपको पता चल गया है तो भैया एक बात बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। ये देख लो, ये देख लो सर, बस लास्ट क्वेश्चन, कहानी खत्म। CH2O, ये इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है सर, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? बस लास्ट क्वेश्चन सर, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा? कार्बन सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो 30 हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है क्वेश्चन में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180 दिया है। एन की वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आ जाइएगा, कल बहुत मजा आने वाला है उन लोगों को जो पढ़ के आएंगे, नहीं तो भैया तुमको तो पता ही है विच इज बेस्ट टीचर, ठीक है, तो उसके हिसाब से बता सकते हो। एन टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, सर ये क्या हो जाएगा? C6H12O6। बॉस बाबू क्या आंसर आएगा? C6H12O6। तो बेटा मेरी तरफ से इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बेसिक डेफिनेशन हमने कर लिया है। कल भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपका इंतजार करेंगे। कल कोशिश करिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिलेशंस याद करके आइएगा, रिलेशंस रिवाइज करके आइएगा, मोल परसेंटेज मास परसेंटेज रिवाइज करके आना बाबू, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मोल परसेंटेज मास परसेंटेज रिवाइज करके आइएगा, उम्मीद है। हाँ, कल मिलते हैं भाई साहब, और कल करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला की शुरुआत। इंपेरिकल फॉर्मूला करने के बाद थोड़ा सा कुछ और चीजें हम लोग करेंगे, आज की डीपी में। अच्छा चलो एक चीज और, डीपीपी में हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको ना याद आए या क्वेश्चन ना हो पाए, तो भाई थोड़ा इंतजार करना, हो सकता है कोई टॉपिक आज नहीं हुआ होगा, कल हो जाएगा, तो आप उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम हाय 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 से कैसे नहीं हो रहा, थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं भाई साहब, कल करेंगे कहानी, कल करेंगे बातें, और कल बातें होंगी आपके सामने। कल हम लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, फिर शुरू करेंगे स्टोइक्योमेट्री। और कल भाई साहब दूसरा हफ्ता खत्म होने जा रहा है। वीक 1 में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 कराए थे, वीक 2 में मुझे बहुत बेकार बात है 50 से ज्यादा हो गए। हाँ, मैं भी कम बेवकूफ आदमी नहीं हूं, और क्या, तभी हमको समझ नहीं आ रहा, इतना क्वेश्चन है भाई। वीक 2 का कल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कल आपको मिल जाएगा। पिछली वीक में लेट हो गया था, बट कल सैटरडे को शाम को आपको वीक 2 का कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, बाकी मॉड्यूल का होमवर्क ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। एनसीईआरटी कहां तक पढ़ना है प्लीज आज पढ़ लीजिएगा, कल मिलेंगे एक बार, और फिर शुरू करते हैं कल की कहानी। बाय बाय, एंजॉय।